नावल्स फॉरएवर में खुशामदीद। राज आंखें तेरी, जिसकी राइटर है महागुल, ये उसकी 5वीं किस्त है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस नावल को। पार्टी में हर तरफ रंगो बू का समा था। इस कदर सर्दी और बर्फबारी के बावजूद होटल के अंदर ठंड ना होने के बराबर थी। ये एक मशहूर बिजनेसमैन की पार्टी थी जो बड़े पैमाने पर शानदार तरीके से मनाई जा रही थी। होटल में दाखिल होने से पहले ही यमान शाह कार से उतरकर दूसरी कार में जा बैठा ताकि किसी को अरूप पर शक ना हो। यमान शाह होटल में दाखिल हो तो नज़रें सीधा अरूप से टकराई, जो उसी बिजनेसमैन के साथ हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ़ थी, जिसे देख यमान शाह ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। ये सोच ज़हन में आते ही यमान शाह को अपने दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई कि अरूप पिछले 5 माह से इस शख्स को काबू करने में लगी हुई थी। आगे बढ़कर खाली टेबल के पास जाकर यमान शाह अरूप की जानिब पुश्त करके खड़ा हो गया था, मगर एक नज़र पीछे मुड़कर अरूप को देखना चाहा, जो उस शख्स को अपना कोट उतारने से रोक रही थी। ये मंजर देखते ही यमान शाह का दिमाग भग से उड़ा। शहद रंग आंखों में पल में वहशत उतर आई। हे ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, और तुम जैसी हॉट ब्यूटी को ठंड लग भी कैसे सकती है। कम ऑन, इसे उतारो ताकि मैं तुम्हारे इस हुस्न को देखकर तुम्हें बेहतर तरीके से खराज पेश कर सकूं। अरूप के कोट के बटन पर हाथ फेरते बेबाक लहजे में बॉबी ने सरगोशी की तो अरूप ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करके अपनी जानिब बढ़ते यमान शाह को देखा। आज से पहले अरूप ने कभी बॉबी को उसकी हद से बढ़ने नहीं दिया था, मगर आज न जाने वो क्यों इस कदर बेबाक हो गया था। शायद वो ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था। अभी यमान शाह आगे बढ़कर बॉबी की धुलाई करता, इससे पहले ही बॉबी के पीछे मौजूद बैक डोर से आते मोहसिन चौधरी ने यमान शाह के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका तो यमान शाह ने चौंक कर मोहसिन चौधरी को देखा। ना कर चौधरी, इस खबीस की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी इज्जत पर बुरी निगाह डालने की। दबे दबे लहजे में शेर सी धार लिए घर आकर कहा तो मोहसिन साथ वाले टेबल पर यमान शाह को ज़बरदस्ती घसीट कर ले आया। अपने हम मुल्क की हिफाजत के लिए इज़्ज़त और जान दाव पर लगाकर ही इस मैदान पर उतरते हैं, मगर एक बात याद रखो यमान शाह, जो इज़्ज़तों के रखवाले होते हैं उनकी इज़्ज़तों पर आंच भी नहीं आती। आजमाइश शर्त है और उसे तुम आजमाइश ही समझो। मैं अरूप से बेखबर नहीं था। अगर ये शख्स उसे गलती से भी छूने की कोशिश करता तो मैं इसके छितड़े करके कुत्तों के आगे न डाल देता। मोहसिन चौधरी के सर लहजे पर यमान शाह ने अपनी सुर्ख अंगारा होती नज़रों से अरूप की जानिब देखा और मोहसिन को बाजू से पीछे करके अरूप के टेबल के करीब नामहसूस अंदाज में अपने टेबल को किया और पीट करके बॉबी के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया ताकि उनकी बातें सुन सके। जबकि मोहसिन चौधरी ने तासुब से और अरूप ने मुस्कुराहट रोककर यमान शाह को देखा। तभी मोहसिन चौधरी ने नामहसूस अंदाज में अपने कान से छोटी सी चिप निकाल कर यमान शाह के कान में लगाई तो यमान शाह ने चौंक कर देखा और समझ आने पर खजालत से बालों में हाथ फेरा। नो बॉबी डार्लिंग, आई एम फाइन। वैसे भी तुम ही कह रहे हो कि मैं बहुत हॉट हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे टच करे और जल जाए। एक अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए कहा तो बॉबी का मकरूह क्या गूंजा, जबकि यमान शाह ने अपने दांत पीसकर गर्दन मोड़कर अरूप को देखा, जिसने यमान शाह के देखने पर आंख मारी तो यमान शाह ने जब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तुम मौका तो दो, हम जलकर राख होने को भी तैयार हैं। बॉबी ने अपनी उंगली अरूप की जैकेट के गले में फंसाते हुए मानी खेज लहजे में कहा तो अरूप ने हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे लिए। श्योर डार्लिंग, तुम्हें मौका ज़रूर दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें राख होते देखना चाहती हूँ। अपनी घबराहट पर काबू पाते बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तो यमान शाह ने खूनख्वार नज़रों से मोहसिन को देखा, जो यमान के देखने पर नज़रें फेर चुका था। डार्लिंग की बच्ची, तुम घर चलो ज़रा। तुम्हारी हॉटनेस और बोल्डनेस की आज खैर नहीं मेरे हाथों। अभी के अभी इस चिमगादड़ से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारा यही अशर बिगाड़ दूंगा। ब्लूटूथ में यमान शाह की चिंगाड़ती हुई आवाज़ गूंजी तो रूम ने हड़बड़ाकर अपने सामने खड़े यमान शाह को देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैं आती हूँ, बॉबी से कहकर जल्दी से कदम रेस्ट रूम की जाने बढ़ाए तो अरूप को जाते देख बॉबी ने मानी खेज नज़रों से अरूप की पीठ को देखा और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर कदम अरूप की जाने बढ़ाए, जिसे देख यमान शाह बॉबी की जाने बढ़ा। बॉबी ने आगे जाकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर अरूप कहीं नजर न आए। तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी की महसूस करके पलटा तो चेहरे पर ड्रैगो के साइन वाला मास्क देख ठटका। तभी यमान शाह ने आगे बढ़कर बॉबी को समझने का मौका दिए बगैर उसकी दरगत बनाने शुरू कर दी। अपनी पॉकेट से तेज़ धार खंजर निकालकर बॉबी के हाथ को ज़मीन पर रख कर बेदरी गुबार उसमें किए कि हाथ में जगह जगह सुराख हो गए, जबकि बॉबी के मुंह पर फोल्ड करके अपना घुटना रखकर उसकी चीखों का गला घूंट दिया। साले, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे छूने की? ये सज़ा सिर्फ मेरी बीवी के लिबास को छूने की थी। सोच, अगर तू गलती से उसके जिस्म को छूता तो मैं तेरे जिस्म में कितने छेद करता। शेर सी धार लिए घर आकर कहा और घुटना बॉबी के मुंह से हटाया।
बॉबी के चीखने से पहले ही उसकी ज़बान हाथ में पकड़कर एक ही वार में काट डाला, ये मेरी बीवी से घटिया अल्फाज कहने के लिए। जबकि रेस्ट रूम के दूसरे दरवाजे से बाहर आती रूप हिमांशा की इस कदर वहशतनाक रूप को देख दंग रह गई, जो अब बॉबी की आंखों में इस खंजर से बेदरीक वार कर रहा था, और ये मेरी बीवी को अपनी गलीज नज़रों से देखने के लिए। हिमांशा की दाढ़ पर अरूप ने मुंह पर हाथ रखकर पुश्त पीछे मौजूद दीवार से टिका दी। तभी वहाँ रोज़ी हिमांशा का पीछा करती हुई आई, मगर सामने मौजूद मंजर देख अभी वो चीखती कि अरूप होश में आकर उसकी जानिब बढ़ा, रोज़ी के मुंह पर हाथ रखकर उसे अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और कदम हिमांशा की जानिब बढ़ाया। झुककर हिमांशा के हाथ से खंजर ज़बरदस्ती पकड़कर रोज़ी की गर्दन पर रखा। चुप, अगर एक लफ्ज़ मुंह से निकाला तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी तुम्हारा गला घोंटने में। अरूप के सर लहजे पर रोज़ी ने जल्दी से सर अस्पात में लाया तो अरूप ने उसकी बाजू को झटका दिया। अपनी टांग रोज़ी की टांग में अटकाकर उसे खींचा तो वो मुंह के बल नीचे गिरी, जबकि हिमांशा सर नज़रों से अरूप को देख रहा था। तो सफ़ेद बांदरी, आ ही गई तुम मेरे हाथ। बहुत शौक है तुम्हें मेरे शौहर पर डोरे डालने का। उस दिन इन्हें बाहों का हार ही मेरे शौहर की गर्दन में डाला हुआ था ना। खंजर की नोक रोज़ी के चेहरे पर फिरते सफाक लहजे में कहा तो रोज़ी ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे शौहर को देखूंगी भी नहीं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगी, मैं वादा करती हूँ, रोज़ी ने हाथ जोड़ते रोते हुए कहा। तो अरूप ने एक नज़र रोज़ी को और एक नज़र अपने सर पर खड़े हिमांशा को देखा, जो अपनी टाई की नॉट ढीली करता पैंट की जेबों में हाथ डाले लापरवाही से खड़ा था। अरूप के देखने पर कंधे अचकाए, जैसे कहना चाह रहा हूँ तुम्हारा और इसका मामला, जिस पर अरूप ने दांत किचकिचाकर हिमांशा को देखा। बीबी, अब तुम्हें देखने काबिल छोड़ूंगी तो फिर ना, दांत पीस कर कहा और एक हाथ रोज़ी के होंठों पर रखकर खंजर रोज़ी की आंखों में मारा तो रोज़ी की घुटी घुटी चीखें गूंज उठी, जिन्हें सुन हिमांशा जल्दी से नीचे बैठा और रोज़ी के होंठों पर हाथ रखना चाहा ताकि आवाज़ बाहर न जाए, जिस पर अरूप ने खूनख्वार नज़रों से हिमांशा को देखा तो अरूप के देखने पर अपना हाथ पीछे हटा चुका था। बाहर म्यूज़िक लगा हुआ है, मैं हाथ ना भी रखूं तो तुम्हारी सो कॉल्ड फेक गर्लफ्रेंड की चीखें कोई नहीं सुन सकता। अगर तुम इन चीखों से कोई प्रॉब्लम है तो बाहर तशरीफ़ ले जा सकते हो। अरूप के जले कटे अंदाज पर हिमांशा ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया और कंधे अचकाकर रेस्ट रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि अरूप ने गुस्से से हिमांशा की पुश्त को देखा और फिर हिमांशा पर आया गुस्सा वहशत बनकर रोज़ी पर उतरा। अरूप अपना काम करके खड़ी हुई, तब तक हिमांशा अपने हाथ मुंह जो खून से रंग चुके थे उन्हें साफ करके बाहर आया। एक नज़र अरूप को देखा और दरवाजे की जानिब बढ़कर बाहर खड़े अपने आदमी को बुलाया, जो कि वेटर की यूनिफॉर्म में मौजूद था। बाहर खड़े वेटर्स ने ही यही कहा था कि अंदर पानी का कोई मसला हो गया तो सभी ऊपर जाकर रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। अपने आदमी को जब ठिकाने लगाने का कहकर बाहर आती अरूप की कमर में हाथ डालकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर कदम बाहर स्टेज की जानिब बढ़ाए। माइक पाकिस्तान चला गया और वो अपनी नज़रों के सामने सब कुछ करवाना चाहता था। हमारे जाने तक वो सब कर चुका होता, इसलिए मैंने कर्नल को मैसेज कर दिया और डिटेल्स भी सेंड कर दिए, बाकी वो लोग संभाल लेंगे। मोहसिन के कहने पर हिमांशा ने सर अस्पात में हिलाया और वो दोनों वापस जाकर रेस्ट रूम का जायज़ा लेकर आए। जब वापस आए तो हिमांशा को अरूप कहीं ना दिखी। अरूप कहाँ गई? अभी तो, हिमांशा ने इर्द गिर्द नज़रें घुमाते हुए फिक्रमंदी से कहा। तो मोहसिन चौधरी ने तासुब से सर हिलाया। जा चुकी है वो, हम जब रेस्ट रूम में गए थे तभी। मोहसिन चौधरी के जवाब पर हिमांशा ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा और बाहर की जानिब दौड़ लगाई, जबकि मोहसिन ने अपने मोबाइल में मौजूद अरूप के मैसेज को डिलीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि वो यमान को मनाना चाहती है। मोहसिन यमान से पहले अरूप का पार्टनर है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो उसका साथ दे, इसीलिए वो चाहती है कि वो यमान को कुछ देर बातों में लगाकर आगे पीछे होता कि वो घर जा सके। अरूप के मैसेज को डिलीट करके मोहसिन चौधरी ने कदम होटल की से बाहर की जानिब बढ़ाए। उफ, इतना टाइम हो गया, अब तक तो मेरी गोल मटोल पानी सो भी गई होगी। तासुब से सर हिलाते गाड़ी पार्किंग से निकालकर सड़क पर डाली और एक नज़र कलाई में बंधी घड़ी को देखा जो एक के हिंसे को क्रॉस कर रही थी। हिमांशा जितने गुस्से में घर आया मगर घर में छाई खामोशी को महसूस करके ठटका। नतनों से भीनी भीनी फूलों की खुशबू टकराई तो कदम बेसाख्ता अरूप के कमरे के जाने बढ़े। रूम का दरवाज़ा खुला तो नज़रें पल के लिए ठटक गई। सारा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जली हुई थी, जबकि कमरे दरवाजे से लेकर पूरे कमरे का फर्श फूलों से छुपा हुआ था। नज़रें बेड पर गई जहां येलो कलर का छोटा सा कुशन था जिस पर रोने वाला इमोजी बना हुआ था और बेड पर फूल की पत्तियों से एम सॉरी जाना लिखा हुआ था, जिसे देख हिमांशा का दिल बेसाख्ता धड़का। अरूप की निगाह में नज़रें दौड़ाई तो वो कहीं ना दिखी।
अपने पीछे बंद होते दरवाजे की आवाज़ पर यमान ने झटके से पढ़कर अरूप को देखा, जहां अरूप यमान शाह की खरीदी गई ब्लैक साड़ी पहने यमान शाह के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। साड़ी के नेट के पल्लू से वाज़ा होती दोधिया बदन की रानाइयों को देख यमान शाह को अपने हलक में कांटे से चुभते महसूस हुए। तभी रूम में म्यूजिक की आवाज़ गूंजी और अरूप ने अपने कदम यमान शाह की जानिब बढ़ाए। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे सोहणिया, अपनी सांसों से उत्थे, तू मैनू थोड़ा हक ता जता लैन दे, तू मैनू थोड़ा हक ता जता लैन दे। यमान शाह की गर्दन में अपनी बाहों को हार डालते गाने के बोल बोले तो यमान शाह ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करके नज़रों को अरूप के दिलकश सरापे से फेरना चाहा, जो कि नामुमकिन सा था। नज़रें इर्द गिर्द से भटकती, फिर अरूप के नकूश पर आन ठहरी तो अरूप के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हाथ बढ़ाकर यमान शाह के कोट को उतार कर नीचे फेंका तो यमान शाह ने सख्ती से अपनी आंखें मीच कर खोली। आंखों में पल में खुमार उतरा था। यमान शाह के हाथों को थाम कर अपनी कमर में रखा तो जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई, मगर हिम्मत करके 2 कदम के फासले को भी ख़त्म कर दिया। आज बाहां बिच तू मैनू पर ले, आज अपना मैनू तू कर ले, तू आज दे में सांसा एक हो लैंड दे। यमान शाह की आग सी तपिश लिए सांसों में सांस लेते हुए कहा तो यमान शाह की गिरफ्त अरूप की कमर पर मजबूत हुई। यमान शाह की उंगलियां अरूप को अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थी। अपने हाथ यमान शाह के बालों में उलझाकर होंठ यमान शाह के गाल पर शिद्दत से सब्त किए। कमरे की फसूख खेज फिजा में म्यूजिक की आवाज़ में इन दोनों की बेहंगम होती धड़कनों का शोर हशर बर्पा कर रहा था। यमान शाह की शहद रंग आंखों में अपनी ग्रे ग्रीन आंखों को गाड़ते नम लहजे में सरगोशी की तो म्यूजिक ख़त्म होने पर जैसे यमान शाह का सत्ता टूटा। अरूप के बाजू अपनी गर्दन से हटाकर लंबे लंबे डंग भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि यमान शाह की इस कदर बेरुखी पर अरूप का दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रोए। बेड से हर चीज़ नोच कर नीचे फेंक कर औंधे मुँह बेड पर गिरकर हिचकियों से ज़ारों कतार रोने लगी। थोड़ी देर बाद अपनी कमर पर बोझ महसूस करके अरूप की हिचकियाँ पल में थमी। अपने कान की लो पर दहकती सांसों की तपिश महसूस करके हथेलियाँ पसीने से तर हुई। अरूप के कान में गंभीर लहजे में गाने के बोल बोलकर बिना अरूप को समझने का मौका दिए अरूप की कमर से बालों की आबशार को हटाकर एक ही झटके में कमर पर लगी साड़ी की डोरियों को तोड़कर कंधों से शर्ट को खिसकाया। अरूप इस कदर शिद्दत पर तड़प कर पलटती इससे पहले ही यमान शाह ने अरूप के हाथों को अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। अरूप की कमर पर अपना जानलेवा होंठों का लम्स छोड़ते अरूप के नाजुक वजूद की नरमाहटों को महसूस करते यमान शाह पल में बहका था। अरूप की कमर के बल पर अपने होंठ शिद्दत से सख्त करके दांतों का दबाव डाला तो अरूप यमान शाह के लम्स पर तड़प गई। तभी यमान शाह ने अरूप की कमर के गिर्द हाथ लपेटकर उसका रुख अपनी तरफ किया। अपनी शर्ट उतारकर बेड पर अरूप के करीब फेंकी, जबकि अरूप ने शर्मो हया से झुकती अपनी पलकों की बाड़ को बामुश्किल उठाकर यमान शाह की जानिब देखा, मगर यमान शाह की बेबाक नज़रों में 1 सेकंड से ज़्यादा न देखा गया तो रुख बदलना चाहा, जिसे यमान शाह ने अरूप के कंधों पर हाथ रखकर नाकाम कर दिया। ना जाना, अब फरार नामुमकिन है। मेरे जज्बात भड़का कर तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो तुम्हें मेरे मुंह जोर जज्बात को अपने नाजुक वजूद पर झेलना ही होगा। गमगीर लहजे में सरगोशी करके अरूप का पल्लू एक झटके में खींचकर ज़मीन बोझ किया और अपने तशनाए लब अरूप के पेट पर सब्त किए तो अरूप के होंठों से बेसाख्ता सिसकी निकले। अरूप के वजूद से उठती मशहूर कुन खुशबू यमान शाह को अपने हवासों पर छाती महसूस हुई। अपनी मनमानी करके पीछे हटा तो नज़रें अरूप के खून छलकाते चेहरे पर आन ठहरी तो होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। अरूप की कमर में हार डालकर उसे ऊपर करके सर तकिए पर रखा। मुझे पता होता मेरी नाराज़गी इस कदर अहमियत रखती है कि तुम मुझसे इस तरह दूर करोगी तो मैं बहुत पहले तुमसे नाराज़ हो जाता। शिद्दत भरा लम्स अरूप के चेहरे पर जा बजा छोड़ते मुस्कुराते हुए कहा तो अरूप ने अपने दोनों हाथ यमान शाह के सीने पर रखकर उसे पीछे करना चाहा, जिस पर यमान शाह ने सख्त नज़रों से अरूप को देखा। अब ये ड्रामा किस लिए? ये सब कुछ तुमने मुझे मनाने के लिए ही तो किया था, और वैसे भी जो तुम्हें मार्जन रुखसती की वजह से दिया था वो ख़त्म। मामा से रुखसती लेकर आया हूँ। अरूप के गुलाबी फूले गाल पर अपने दांत गाड़ते नाराज़गी से कहा तो अरूप ने अपने हाथ यमान शाह के सीने से हटा दिए। अरूप की खुद सपुर्दगी महसूस करके यमान शाह के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई। आई एम सॉरी जाना, बेशक तुम जानती थी कि मुझे ड्रग दिया गया, लेकिन मैं फिर भी अपने इस बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर आज अपनी मोहब्बत की बारिश में तुम्हें पूर भिगोकर उस रात की अजियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। आज इस रात के लिए एक एक लम्हे को, तुम्हारी बहकी बिखरी सांसों को मैं कतरा कतरा खुद में उतरता हुआ महसूस करना चाहता हूँ। सो जी कड़ा रखना। बेबाक लहजे में सरगोशी करते पूरी शिद्दत से अरूप के सुर्ख होंठों पर झुक गया। अरूप के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उन्हें सर के
ऊपर बेड पर पिन किए। अरूप की तेज चलती सांसों को अपनी आग सी मानी दहकती सांसों में बुरी तरह उलझाए यमान शाह जिस्म की गहराइयों से रूह में उतरता चला गया। यमान शाह की कुर्बत पे पिघलती अरूप ने यमान शाह की बात पर बेबाकियों और शिद्दतों पर यमान शाह के सीने में पनाह लेना चाहिए, जिस पर यमान शाह का दिलकश कहका रूम की फ़ज़ा में गूंजा, जबकि कमरे में चलती मोमबत्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। फिंगरप्रिंट से पेंट हाउस का डोर खोलकर मोहसिम अंदर आया, मगर लाउंज में छाई इस कदर खामोशी वो भी हयात के होते मोहसिम चौधरी को चौंकने पर मजबूर कर गई। अब अगर इस लड़की ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसकी खैर नहीं। दांत पीसते कदम कमरे की जानिब बढ़ाए, एक ही झटके में दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो माथों पर बेशुमार बल नमूदार हुए। हयात मैडम पेट पर मुलाजमा का मोबाइल रखे, कानों में हेडफोन लगाए, लेज़ खाती ड्रामा देखने में महव थी, जबकि मुलाजमा रूम में पड़े सोफे पर लेटी अपनी नींद पूरी कर रही थी। अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करके हयात ने जो ही नज़रें उठाकर बाएं जानिब देखा तो दब से रह गई। मोहसिम चौधरी चेहरे पर खतरनाक तासुरात सजाए खूनख्वार नज़रों से हयात को देख रहा था। मोहसिम के घूर कर देखने पर हयात हड़बड़ा कर उठी तो हयात की इस हरकत पर मोहसिम चौधरी ने दांत पीसकर इस बला को देखा। एली घराते हुए मुलाजमा को पुकारा तो वो हड़बड़ाकर नींद से उठी। अपने सामने मोहसिम चौधरी को देख बेचारी का शान खता हो गए। गेट आउट इन 1 सेकेंड, सर लहजे में घर आकर कहा, जबकि खूनख्वार नज़रें हयात के घबराए चेहरे पर टिकी हुई थी। तभी एली 420 की स्पीड में वहाँ से भागी, मगर मोहसिम चौधरी के रोकने पर सहमी नज़रों से उसे देखा। मोहसिम ने आगे बढ़कर एली का मोबाइल हयात से छीनने के अंदाज में लिया और एली को पकड़ाकर दरवाज़ा धार से बंद किया, जबकि मोहसिम चौधरी की इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल पर हयात को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। तभी बेड पर पीछे को हाथ टिकाकर खिसकना चाहा, जिसे महसूस करके मोहसिम एक ही जस्त में हयात के करीब गया और दूर होती हयात के पाँव को हल्का सा झटका देकर नीचे को खिसकाया। घने बादल की तरह हयात पर झुकाया, अपने दोनों हाथ हयात के इतराफ में रखे तो हयात ने हरनी की मानित सहमी नज़रों से मोहसिम चौधरी को देखा। ये सब फजूल चीज़ें तुमने खाई हैं? दबे दबे लहजे में घर आकर कहा और एक नज़र बेड से नीचे पड़ी कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस जो कि 10-12 से ज़्यादा ही थे, पिज़्ज़ा के खाली बॉक्स, लेज़ के जाने कितने ही खाली पैकेट और डार्क चॉकलेट के रैपर्स देख मोहसिम चौधरी को गुस्से से अपने दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई। तभी अपनी शर्ट पर गिरफ्त महसूस करके मोहसिम ने रुख फेर कर अपने हसार में कैद हयात को देखा, जो नम नज़रों से मोहसिम चौधरी को देख रही थी। मोहसिम चौधरी के देखने पर अपनी सूं सूं करती नाक को आगे होकर मोहसिम चौधरी की शर्ट से साफ किया तो मोहसिम ने तासुब से सर हिलाया। इस एली ने भी तो खाया था, मैंने तो इतना अकेले थोड़े खा लिया, मुंह में सोकर शिकवा को ना लहजे में कहा तो हयात की इस कदर दीदा दिलेरी पर मोहसिम चौधरी ने मुतासिर होकर अबरू झुकाए। चौधरी की जान, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं ना। हयात के बालों की लिट को कान पीछे अड़सते तंजिया लहजे में चोट की तो हयात ने खफीफ सा मुस्कुराकर मोहसिम चौधरी को देखा, जबकि मोहसिम को जितना गुस्सा हयात की इस कदर उल्ट पुल्ट पटांग चीज़ें खाने पर आया था, अब उससे ज़्यादा प्यार हयात की मासूम शिकायत और हयात के खूबसूरत गुलाबी फूले फूले गालों को देख कर आ रहा था। हयात के सुर्ख पड़ते होंठों पर अपना अंगूठा फेरा। थोड़ा एली ने खाया, थोड़ा मैंने, और थोड़ा सा मोहसिम चौधरी की बड़ी हुई दाढ़ी को अपनी उंगलियों के पूरे से छूते मदम लहजे में कहकर फिक्रा अधूरा छोड़ा तो मोहसिम चौधरी ने मुतबस्सम निगाहों से हयात को देखा। और थोड़ा सा किसने खाया? हयात के फूले गालों पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ते बोझे लहजे में कहा तो हयात के पहले से गुलाबी पड़ते गाल मोहसिम चौधरी की शिद्दत पर दहक कर सुर्ख अंगारा हो गए। हमारी बेटी ने, अब मैं और एली खाती, हमारी बेटी भूखी रहती तो मुझे बुरा लगता सम, फिर आपने ही शिकवा करना था। मोहसिम चौधरी की गर्दन में चेहरा छुपाए एक ही सांस में सारी बात बताई तो मोहसिम चौधरी ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। हयात का चेहरा अपनी गर्दन से निकालकर उसे आराम से तकिए पर लिटाया, अपने शूज़ उतार कर हयात के ऊपर झुकाया तो हयात ने अपने दोनों हाथ मोहसिम चौधरी के सीने पर रखे, जिन्हें थाम कर मोहसिम चौधरी ने अपने होंठों से लगाकर अपनी गर्दन के गिर्द हायल कर दिया। शिकवा तो मुझे अब भी है, ये चीज़ें पता है मेरी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। सुबह 11 बजे तुम्हें छोड़ कर गया था, रात का 1 बज रहा है, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और इन घंटों में तुम कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी चुकी हो। क्यों मेरी बेटी और मुझ पर जुल्म कर रही हो चौधरी की जान? माथा हयात के माथे से टिकाए तासुब भरे लहजे में कहा तो हयात ने मासूमियत से आंखें पटपटाकर मोहसिम चौधरी को देखा, जिस पर मोहसिम चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अब तो खा लिए ना, आइंदा नहीं खाऊंगी, लेकिन सम मैं ना खाऊं तो मेरे दिल को कुछ होता है, मेरा दिल रोने को करता है। प्लीज़ थोड़ा सा खाने दिया करें ना, सच्ची आपके सामने खाऊंगी, वो भी थोड़ा सा। हयात कितनी फर्माबरदारी पर। पहले तो मोहसिन चौधरी ने चौंक कर हयात को देखा, मगर फिर
हयात को मासूमियत से फर्माबरदारी की पटरी से उतरकर अपने नादर ख्यालात बयान करते देख मोहसिन चौधरी ने खूनख्वार नज़रों से हयात को देखा। एक झटके से पीछे होकर अपनी टाई उतारकर बेड पर फेंकी। हयात को घूरते सर तासुब से हिलाया और कदम कबड़ की जानिब बढ़ाए। मेरी तो किसी बकवास का असर तुम पर होता ही नहीं है ना, चाहे प्यार से कहो चाहे गुस्से से, करनी तो हयात मैडम ने अपनी ही मर्जी है ना। गुस्से से दांत पीसकर बुलंद आवाज़ में कहा और धाड़ से दरवाज़ा बंद करता वॉशरूम में गुम हो गया। हयात ने हैरत से मुंह खोले डुबडुबाई नज़रों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और पास पड़ा कुशन उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंका। ना शुक्र इंसान, मान तो गई थी उनकी बात, मगर उन्हें तो बिला वजह मुझ मासूम पर गुस्सा आने का बहाना चाहिए। और कौन सा मैंने अपनी खुद मर्जी से खाया है, ये तो उनकी ही चटखोरी औलाद को इतना चस्का है जिसे पूरा करने के चक्कर में मैं मासूम फंस जाती हूँ। अपने ना नज़र आने वाले आंसुओं को साफ करके खालिस बीवियों की तरह सारा इल्ज़ाम शौहर और बच्चों पर डालकर एक नज़र साइड टेबल पर पड़ी चॉकलेट को देखा और गहरी सांस भरकर चेहरे का रुख फेर लिया। 10 मिनट बाद मोहसिन फ्रेश होकर बाहर आया तो हयात ने चोर नज़रों से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े मोहसिन चौधरी को देखा, जो ब्लैक ट्राउज़र पहने शर्टलेस मिरर के आगे खड़ा संजीदा चेहरा लिए अपने बाल खुश करने में मसरूफ़ था। मोहसिन चौधरी की चौड़ी पुश्त पर बने टैटू को देख हयात का दिल बेसाख्ता धड़का। नज़रें टैटू से होती मोहसिन चौधरी के बालों में टावल चलाते हाथों से सरकती मजबूत कसरती बाजुओं पर जा ठहरी, जिन्हें देख हयात को अपना हल्क खुश्क होता महसूस हुआ। तभी मोहसिन चौधरी टावल सोफे पर फेंक कर पलटा तो हयात ने हड़बड़ाकर नज़रें झुका ली, जिसे जानने के बावजूद भी मोहसिन चौधरी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मोहसिन चौधरी रूम का दरवाज़ा खोल बाहर चला गया तो हयात ने बुरी तरह अपने लब कुचले, अपनी हथेलियों को मसलती अभी वो बाहर जाए या ना जाए कि शशोपंज में मुब्तला ही थी कि मोहसिन चौधरी को कमरे में दाखिल होता देख अपनी नज़रें सरहद से झुका ली। मगर एक नज़र में वो ये देख चुकी थी कि मोहसिन चौधरी के हाथ में ट्रे मौजूद थी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, ये सब फिनिश करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हयात सर्द में एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो हयात ने नज़रें उठाकर अपने सामने रखी ट्रे को देखा, जिसमें एक दूध का गिलास और एक बाउल में फ्रूट्स कटे हुए पड़े थे। मगर सम मेरा पेट तो, अभी हयात बात मुकम्मल करती कि मोहसिन चौधरी ने हाथ से ट्रे पीछे खिसकाकर हयात के स्याह घने बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। एक फजूल लफ्ज़ न सुनूं मैं, जहाँ बात तुम्हारी आए सेहत की या हिफाजत की आएगी वहाँ मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना हयात। मैं तुम्हारी कंडीशन को अच्छे से समझता हूँ, मगर अब तुम मेरा ज़ब्त ना ही आजमाओ तो अच्छा है। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी अपनी ज़ात या हमारे रिश्ते के लिए हुई किसी लापरवाही को नहीं। पहले ही बहुत रात हो चुकी है, जल्दी से फिनिश करो इसे। हयात के चेहरे पर झुके अपनी गरम गरम आग सी तपिश लिए दहकती सांसों को हयात के चेहरे पर छोड़ते सर्दो सपाट लहजे में कहकर पीछे हुआ तो हयात ने बेसाख्ता अपनी रुकी सांस को बहाल किया। हयात को अपना चेहरा मोहसिन चौधरी की गर्म सांसों की तपिश से झुलसा हुआ महसूस हो रहा था। मोहसिन चौधरी के पीछे होने पर हयात ने जल्दी से ट्रे कपकपाते हाथों से अपनी जानिब खिसकाए और खाना शुरू कर दिया। जबकि हयात को खाते देख मोहसिन ने गहरी सांस फजा के सुपुर्द की और सर तकिए पर टिकाकर अपना बाजू आंखों पर रख लिया। हयात ने एक नज़र थके थके से मोहसिन चौधरी को देखा। सम मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा तो मोहसिन चौधरी ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर सुर्ख आंखों से हयात को देखा, जो हाथ में फ्रूट का टुकड़ा लिए मोहसिन चौधरी के करीब खिसक आई थी। आपने अभी तक क्यों कुछ नहीं खाया? सुबह भी बस थोड़ा सा खाया था। हयात जानती थी कि मोहसिन चौधरी को हैवी नाश्ता करने की आदत है, चाहे दिन को वो लाइट सा ही खाए मगर नाश्ता हैवी ही होना चाहिए। हैवी नाश्ता करने के बाद चाहे रात 1-2 बजे तक भी मोहसिन चौधरी को खेतों में भी काम करना पड़े तो वो थकता नहीं था, और जब वो ठीक से नाश्ता नहीं करता था तो फिर उसे ऐसे ही सारा दिन डल रहता था। और हयात की नज़र में तो यहाँ उसे कोई काम भी नहीं था, तो वो क्यों इस कदर थका हुआ था? चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए ग्रे ग्रीन आंखों में आंसू लिए मोहसिन चौधरी से शिकवा किया। मोहसिन चौधरी ने होंठ वाह करके हयात के हाथ से फ्रूट खाकर थोड़ा आगे को खिसक कर सर हयात की गोद में रख लिया। सम पहले आप उठकर खाइए फिर लेट जाइएगा, मैं सच में बहुत लापरवाह हूँ। आप सुबह से भूखे और मुझे एहसास तक नहीं। मोहसिन चौधरी को ज़बरदस्ती कंधों से थाम कर उठाते हुए कहा, जिस पर मोहसिन चौधरी ने मुस्कुराहट रोकी। वो नाजुक जहान कहाँ इस दीवनुमा शख्स को अपनी जगह से हिला सकती थी, मगर यहाँ भी तो अपनी जिनजान का चौधरी ही था। हयात के उठाने पर अदाकारी करते हुए उठा जैसे सारा कमाल हयात का ही, जबकि हयात ने मोहसिन चौधरी के दोनों हाथों पर अपना बायां हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ से लॉक किया और बाउल में मौजूद फ्रूट ज़बरदस्ती मोहसिन चौधरी को खिलाया। अपना आधा पिया दूध का गिलास मोहसिन चौधरी के होंठों से ज़बरदस्ती लगाया, जिसे मोहसिन चौधरी ने मुस्कुराहट रोककर एक सांस में ख़त्म किया। जबकि हयात ने ट्रे में बर्तन रखकर कदम बेड से नीचे रखे तो मोहसिन चौधरी ने अब्रू अचकाकर हयात को देखा।
जो बिना मोहसिन चौधरी की जानिब देखे कमरे से बाहर निकलती चली गई। मोहसिन ने कबर्ड से ब्लैक बनियान निकाल कर पहनी और कदम रूम से बाहर की जानिब बढ़ाए। मोहसिन बाहर आया तो नजरें किचन काउंटर पर सामान फैलाए खड़ी हयात पर गई, जिसे देख मोहसिन ने तासुब से सर झटका। चौधरी की जान, जितना तुमने खिला दिया मेरा पेट फुल हो गया है, और वैसे भी अपनी जिनजान के जूठे दूध को पिया है। अब तो शायद मुझे एक हफ्ता भूख न लगे। इतनी मोहब्बत, इतनी मिठास जो थी उसमें। हयात को पुश्त से अपने हसार में लेकर हयात के हाथों से ब्रेड वगैरह छीन कर साइड पर रखते हुए शरीर लहजे में कहा तो हयात ने गर्दन मोड़कर खफा नज़रों से मोहसिन चौधरी को देखा। आप चाहते हैं कि मैं बुरी बीवी कहलाऊं? वैसे भी मुझे लग रहा है आप यही साबित करना चाहते हैं कि आप अच्छे शौहर हैं और मैं बुरी बीवी। हयात के नम लहजे पर मोहसिन चौधरी का दिल किया अपना सर किसी दीवार में मार ले। उफ हयात, मैंने ऐसा कब कहा? मेरी गोल मटोल पानी, अगर इतनी ही फिक्र है मेरी भूख की तो तुम दूसरे तरीके से भी मिटा सकती हो। इसके लिए तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस खुद को मेरे सुपुर्द करना होगा। हयात के गुलाबी भरे भरे होंठों पर अपना अंगूठा फेरते बेबाक लहजे में मायनी खेज सरगोशी की तो हयात को लगा जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। आप वहाँ बैठे, मैं कर लूँगी मेहनत। अपने लहजे को संजीदा बनाते मोहसिन चौधरी का सार तोड़ते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी ने गहरी सांस भरकर हयात को देखा और डाइनिंग टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सी को हयात के करीब खिसकाकर बैठ गया। नजरें हयात के गोल मटोल वजूद के गिर्द घूमती सोजन ज़दा पाँव और हाथों पर आकर रुकी तो मोहसिन चौधरी ने सख्ती से अपने लब भेजे। मोहसिन चौधरी को कभी कभी अपना आप खुदगर्ज लगता था। हयात की मोहब्बत कभी कभी मोहसिन चौधरी को खुदगर्ज बना देती थी। हवेली में हयात का देर रात जाग कर मोहसिन का इंतज़ार करना उसे अच्छा लगता था। कमरे का दरवाज़ा खोलते नज़रें हयात के नींद में डोलते वजूद पर जाती तो सारे दिन की थकान दूर होती महसूस होती। इसीलिए मोहसिन चौधरी ने कभी हयात को इंतज़ार करने से टोका नहीं था। इस बात पे शायद वो कभी हयात को रियायत नहीं दे सकता था। घर आते ही हयात को देखना मोहसिन चौधरी के लिए एक सुकून का बाइस था और अपना ये सुकून छीनने की इजाज़त वो कभी हयात को नहीं दे सकता था। मोहसिन चौधरी की इतनी ट्रेनिंग तो थी कि वो कहीं दिन भूखा रह सकता था, मगर इस वजह से दिन डल गुजरता था, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता था क्योंकि ये बचपन की आदत थी जो खून में रच चुकी थी। मगर अभी हयात को अपने लिए फिक्रमंद देख दिल में अनोखा सा एहसास जागा था। हयात के प्लेट टेबल पर रखने पर मोहसिन ने चौंक कर देखा तो प्लेट में सैंडविच देख होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि हयात ने फ्रिज से रशियन सैलेड निकाल कर टेबल पर रखा और दूध निकाल कर मोहसिन चौधरी के लिए चाय बनने के लिए रख दी। चाय बनाकर हयात पलटी तो घूर कर मोहसिन चौधरी को देखा जो चेयर से टेक लगाए हाथ की मुट्ठी होंठों पर रखे हयात को देखने में मसरूफ़ था। सम, आपने अभी तक खाया नहीं, इन्हें ठंडे हो गए होंगे। गुस्से से नाक फुलाकर कहा तो मोहसिन चौधरी का दिलकश कहका गूंजा। कुर्सी टेबल कर करीब खींचकर हाथ बढ़ाकर हयात को अपनी गोद में बिठाया। चौधरी की जान, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सैंडविच उठाकर हयात को ज़बरदस्ती खिलाकर बाकी अपने मुंह में डाला तो हयात ने मुंह बसोर कर मोहसिन को देखा। अपने होंठों पर लगी करीम को महसूस करके झुक कर अपने होंठ मोहसिन चौधरी के बुनियान से साफ किए तो मोहसिन ने घूर कर हयात को देखा। सैंडविच हयात की जानिब फिर किया तो हयात ने नफ़े में सर हिलाकर अपने दोनों बाजू मोहसिन चौधरी के गर्दन के गिर्द बांधकर कंधे पर सर टिका दिया। ये आज इतना लाड जताने की वजह? चाय का कप होंठों से लगाते मशकूक लहजे में पूछा तो हयात के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। मेरे लाड नाज नखरे आप ही तो उठाते हैं, तो आपसे ही करूँगी ना, मुँह बसोर कर जवाब दिया तो मोहसिन ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। सम, वो मैं मतलब आपने आप ही को कुछ कहा तो नहीं ना? सम, उन्हें कुछ मत कहिएगा, मैं पहले ही उन्हें बहुत हर्ट कर चुकी हूँ। आपसे दूर करने की सज़ा मैंने उनसे नाराज़ रह कर दी है। मुझे गिल्टी फील हो रहा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ सम उनसे। मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, उनकी खुशबू और लम्स को महसूस नहीं किया, मगर जब वो होती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने माँ बाबा के पास हूँ। जब माँ जी और बाबा मुझे प्यार करते थे तो मैं सोचती थी कि मेरे अपने माँ बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। मेरा दिल करता था कि मैं उनके पास चली जाऊँ। हयात की बात पर मोहसिन चौधरी ने तड़प कर हयात को खुद में भेजा। अगर ऐसी बात दोबारा करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। और कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हारी बहन को, उसका खबीस शौर आ गया था। पहले तो मोहसिन का इरादा हयात को तंग करने का था, मगर फिर हयात के नम लहजे को महसूस करके अपना इरादा तब्दील किया। हयात को बाहों में उठाए कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए, हयात को नरमी से बेड पर लिटाकर लाइट्स ऑफ की, हयात के करीब नीम दराज होकर हयात को अपने हसार में लिया। तो फिर सुबह आप ही से मिलने चले? हयात की आवाज़ पर मोहसिन ने आंखें खोलकर हयात को घूर कर देखा तो मोहसिन चौधरी के घूरने पर हयात ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। उफ बीवी यार, तुम इस चौधरी को दीवाना बनाकर छोड़ोगी। हयात की नाक को नरमी से छूकर शिद्दत भरे लहजे में कहा
तो खामोश फिजा में हयात की मुतरन्नम हंसी गूंजी, जिसे मोहसिन चौधरी ने अपनी रूह तक महसूस किया। ये लाड़ इसीलिए थे ना? नहीं, वो तो मुझे आप पर प्यार आ रहा था। हयात की नींद में डूबी आवाज़ को सुन मोहसिन चौधरी को अपने रगों पे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। हयात को खुद में खींच कर दोनों पर कंफर्टर फैलाया और आंखें मूंद कर थोड़ी हयात के सर पर टिका दी। इन्हें पाकिस्तान 15 दिन हो चुके थे वो, और इस दौरान शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। हयात और अरूब को नूर बेगम ने मायूं बिठा दिया था, जबकि मोहसिन चौधरी और यमान शाह को हवेली में दाखिल होते देख सुमैर और सैफ उनके रूम तक छोड़ कर आते थे ताकि वो दोनों कोई होशियारी ना करें, जिस पर यमान तो सुमैर और सैफ पर चढ़ दौड़ता था, जबकि मोहसिन चौधरी बिना कोई बहस किए शराफत का मुजाहरा करता था, मगर सबके सोने के बाद हयात से मिलने की कोशिश ज़रूर करता था, जो कि अब तक तो नाकाम ही हुई थी। इस दौरान मोहसिन चौधरी को पता चला था कि आसिम चौधरी शहर से आ गया है। यमान शाह ने जो उसकी दुर्गत बनाई थी उसमें आसिम चौधरी की टांग की हड्डी बुरी तरह मुतासर हुई थी। अस्पताल के इलाज के बाद वो कुछ अरसा शहर ही रुक गया था। आसिम चौधरी के मुलाजिम ने आकर आसिम का पैगाम दिया था कि वो मोहसिन चौधरी से मिलना चाहता है, और अभी मोहसिन चौधरी डेरे में बैठा आसिम चौधरी का इंतज़ार कर रहा था। रात के 9 बजे तो मोहसिन चौधरी ने कोफत से डेरे के दरवाजे को देखा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ कि तभी डेरे का दरवाज़ा खुला और आसिम चौधरी अपनी कार में आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख मोहसिन दोबारा से बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी, आसिम चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा, तो मोहसिन ने एक चढ़ती निगाह आसिम चौधरी पर डाली और सर के इशारे से जवाब दिया और नज़रों का रुख फेर लिया, जिस पर आसिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। चाचा ने बात की थी मुझे समझाया उन्होंने। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मेरी बात का पर्दा रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आसिम चौधरी की बात पर मोहसिन ने खूनख्वार नज़रों से आसिम चौधरी को देखा और एक झटके में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पर्दा तुम्हारा नहीं, अपनी बीवी की इज्जत रखी थी, क्योंकि मुझे ये बात हरगिज़ गवारा नहीं थी कि कोई शख्स गलती से भी मेरी बीवी का नाम तुम जैसे शख्स से जोड़े। और रही बात माफ़ी की, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दे चुका हूँ, इसलिए माफ़ी वाला मामला ख़त्म ही हो गया था हमारे दरमियान। बाकी तुम्हारा और खुदा का मामला है। सर लहजे में एक लफ्ज़ चबा कर कहा और कदम बाहर की जाने बढ़ाए कि आसिम चौधरी की बात पर पलटकर सुर्ख अंगारा होती आंखों से उसे देखा। मैं तुम्हारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद आसिम चौधरी अभी अपनी बात मुकम्मल करता, उससे पहले ही मोहसिन चौधरी दबे दबे लहजे में घर आया। एक लफ्ज़ नहीं आसिम चौधरी, ये बात दोबारा गलती से भी ना करना। मेरी बीवी पर गलत निगाह डालने वाला चाहे जमजम से गुस्ल करके या फरिश्ता बनकर आ जाए, मेरी नज़र में वो मेरी इज्जत का मुजरिम ही रहेगा। दोबारा ये बात की ना, ये ना हो कि मेरा जब जवाब दे जाए और मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँ। आसिम चौधरी को सुर्ख अंगारा होती नज़रों से घूर कर लंबे लंबे डंग भरता वहाँ से बाहर निकलता चला गया। ये केस पुलिस स्टेशन के बारे में है। हैरत की बात है ना, जहाँ मुजरमों को कैद होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उसी जगह जुराइम हो रहे हैं। वाइल्ड वुल्फ के तंजिया लहजे पर ड्रैगन ने सर नज़रों से उसे देखा और फाइल खोल कर उसके औराक पर निगाह दौड़ाई। इस केस के लिए हमें अरूब की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और अभी वो मायूं बैठी है। उसका वहाँ से रात को निकलना मुश्किल तो नहीं, मगर नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो अपने इतने खूबसूरत दिनों को एंजॉय ना कर सके। हयात और वो एक साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, तो उन्हें करने दो। शादी में कुछ ही दिन रह गए, फिर तुम अरूब को हनीमून का बहाना करके वलीमे के बाद निकल जाना, फिर ये मिशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। मोहसिन ने फाइल्स बंद करके सिगरेट सुलगाते हुए जवाब दिया, जिसे समझकर यमान ने इस बात में सर हिलाया। चौधरी यार, कोई जुगाड़ लगा। इतने दिन हो गए अरूब को देखे। इतनी पाबंदियां तो मैंने कभी अपने माँ बाप की बर्दाश्त नहीं की जितनी तेरे भांजों की बर्दाश्त कर रहा हूँ। आज अगर वो जालिम समाज बने तो उनकी बैंड बजा देनी मैंने। यमानशाह ने दांत पीसते हुए कहा, तो मोहसिन ने तासुब से सर झटका। बीवी की तरह दिमाग से पैदल इंसान हो तुम। 2 मिनट में होने वाला काम तुम 15 मिनट में नहीं कर सके। मोहसिन ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा। तो यमानशाह ने चौंक कर देखा। मतलब? यमान ने हैरत से पूछा। तो मोहसिन चौधरी ने अपनी दोनों कोनियाँ टेबल पर टिकाए। तुम्हें पता, लड़कियों की सहेलियों को बहुत खुशी होती है जब उनके जीजाजी उनकी सहेलियों को तोहफा दे या उनसे मिलने के लिए उनसे मदद मांगे। मोहसिन चौधरी के ज़ोमानी लहजे पर यमानशाह ने नासमझी से देखा, तो मोहसिन चौधरी ने दांत खिचखिचाए। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारी बीवी की आजकल क्या से बन रही है? उसे लालच दो, अपनी मजलूमियत और तड़प के रोने धोने। 5 मिनट की मुलाकात से डायरेक्ट 1 रात तक कमरे में रुकने का इंतज़ाम कर देगी। अरूब के साथ वहीं होती, रूम में सब हैंडल कर लेगी। अब जिया को कैसे मनाना है वो तुम्हारा सरदर्द है। मोहसिन चौधरी ने कंधे अचका कर कहा। तो यमानशाह ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा और फाइल्स उठाकर तेज़ तेज़ कदम लेता सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोलता बाहर चला गया।
यमान शाह के जाने के बाद मोहसिन चौधरी ने लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप पर कुछ टाइप किया तो हयात के रूम का मंजर वाज़ह हुआ, जहां आरमीन हयात को कह रही थी कि आज वो तहरीम आपा के साथ सोने वाली है। उनकी तबीयत ठीक नहीं और वो नहीं चाहती कि हयात डिस्टर्ब हो। जिस पर हयात ने मुस्कुराकर उन्हें जाने का कहा तो वो हयात को प्यार करके दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई, जिसे देख मोहसिन चौधरी की आंखों में चमक दौड़ गई। मगर कमरे में दाखिल होती मुलाजमा को देख माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए। हयात ने मुलाजमा को नीचे बिस्तर लगाने का कहा तो वो कब्र से बिस्तर निकालकर हयात के करीब नीचे ज़मीन पर लगाकर लेट गई, जिसे देख मोहसिन चौधरी ने गुस्से से हयात को घूर कर देखा। कोई बात नहीं चौधरी की जान, जितनी एहतियात करनी है कर लो, मैं भी देखता हूँ आज मुझे कौन रोक सकता है। नजरें हयात के खूबसूरत चेहरे पर टिकाए सरगोशी की, टेबल से अपना वॉलेट, चाबियाँ और फाइल उठाकर कदम बाहर की जाने बढ़ाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले आइए, मैं आपको रूम में छोड़ कर आती हूँ। यमान शाह जो बरामदे में खड़ा जिया का इंतज़ार कर रहा था, सुमेर के अचानक से नमूदार होने पर सख्त बदमज़ा हुआ। वलायती चूज़े, अपनी चूंच बंद रख। जितनी तू मुझ पर नज़र रख रहा है ना बच्चू, तेरा टाइम आने दे। तुझ पर सिर्फ नज़र ही नहीं रखूँगा, पहले तुम्हें 4-5 रख कर अपना बदला लूँगा और फिर तुम्हारे इर्द गिर्द 10-10 गार्ड्स खड़े करूँगा ताकि तुम्हें देखना तो दूर तुम सोच भी ना सको। और अब मेरे रास्ते से पीछे हटो। यमान ने दबे दबे लहजे में दांत पीस कर कहा तो सुमैर ने बत्तीसी की नुमाइश की। आई लाइक इट, आप जब ऐसे बोलते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, मगर वो क्या है ना, आपका ये अच्छा लगना भी किसी काम का नहीं। मेरी नानों का ऑर्डर है कि आप पर सख्त निगाह रखनी है। सुमैर ने बत्तीसी की नुमाइश करते हुए कहा तो यमान शाह का दिल चाहे इस मुसीबत का गला दबा दे। तो ठीक है, नानों का ऑर्डर मानते साथ मेरा ऑर्डर भी लिख लो। भूख लगी है मुझे, जिया बच्चे का वेट कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा ज़्यादा दिल कर रहा तो तुम खाने को दे दो। यमान मैंने दांत पीस कर कहा, मगर सुमैर को जवाब देता इससे पहले जिया जो बरामदे के बाहर जाने बरूब के साथ थी कमरे से बाहर आई। यमान शाह को सुमैर पर बरहम होते देख एक ही जस्त में उनके करीब पहुंची। आप आइए मेरे साथ मान मामू, मैं आपको खाना देती हूँ। सुमैर को पीछे करके यमान शाह से मुखातिब होकर कहा तो यमान शाह ने घूर कर सुमैर को देखा और जिया का हाथ थाम कर तेज़ तेज़ कदम लेता किचन में दाखिल हुआ। जिया बच्चे, अपने मामू का काम करोगी? जिया को फ्रिज से आटा निकालता देख यमान शाह डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आया तो जिया ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। मुझे पता है कि आप अरूब मेहमानी से मिलना चाहते हैं, मगर इसके लिए आपको रिश्वत देना होगी। जिया की बात पर यमान शाह को तो जैसे मुराद पूरी होगी। हाँ बोलो मामू की छोटी जान, क्या चाहिए? तुम दिल खोल कर डिमांड करो, बस आज रात के लिए अपने जिन नुमा कज़न को आगे पीछे कर दो। यमान शाह ने पुरजोश लहजे में कहा तो जिया ने अपना रुख यमान शाह की जानिब किया। शादी के बाद जब आप लोग हनीमून पर जाएंगे तो आप मोहसिन मामू को बनाएंगे कि वो हम लोगों को नारान, कगान और कश्मीर जाने दें। जब से आए हैं हम लोग मामू ने गांव से बाहर नहीं जाने दिया। जिया ने मुंह बसोर कर नम लहजे में कहा तो यमान शाह ने झट इस्पात में सर हिलाया। बस इतनी सी बात, डन। तुम्हारे इस जलाद मामू को बनाना मेरा काम है, तुम बस रास्ता साफ कर दो। यमान शाह ने मन्नत भरे लहजे में कहा तो जिया ने इस्पात में सर हिलाया। आप ठहरे, मैं आती हूँ। यमान शाह को रुकने का बोलकर जिया किचन से बाहर गई तो यमान शाह बेचैनी से जिया की वापसी का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद जिया आई तो यमान शाह बेचैनी से उसका जाने बढ़ा। क्या हुआ जिया, कहाँ गया समीर? यमान शाह ने एक ही सांस में पूछा तो जिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। आपके साथ हुई डील बढ़ा चढ़ाकर उसे सुनाइए। अब आप बेफिक्री से अपनी बेगम के पास जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, जिया ने मुस्कुराते हुए बताया तो यमान शाह की आंखें खुशी से चमक उठी। जिया की बात सुने बगैर लंबे लंबे डंग भरता किचन से बाहर आया। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर अरूब के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और एक ही झटके में उसे खोलता अंदर दाखिल हुआ। अरूब जो थोड़ी देर पहले नहा कर आई थी अब ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बाल ड्राई कर रही थी कि धार की आवाज़ पर दरवाज़ा खुलने पर हैरत से पलटी, मगर अपने सामने शौक नज़रों से यमान शाह को खुद को तख्ता पाकर हड़बड़ा गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मान? जाइए यहाँ से, जिया या आपा आ जाएंगी। आईनी जानिब बढ़ते हुए यमान शाह को देखकर सख्त लहजे में कहा जिसे अनसुना करते यमान शाह एक ही जस्त में अरूब के करीब पहुंचा। अभी अरूब अपना बचाव करती, इससे पहले ही यमान शाह ने भागती अरूब की कलाई थामकर उसे अपनी जानिब खींचा तो अरूब कटी हुई डाल की तरह यमान शाह के कशादा सीने से आ टकराई। जालिम बीवी, शौहर का कोई एहसास नहीं, शौहर की बजाय उस जालिम समाज का साथ दे रही हो। अरूब के चेहरे पर चिपके गीले बालों को हाथ से पीछे करके अरूब की कमर पर दोनों हाथ बांधकर शिकवा कुनाल लहजे में सरगोशी की तो यमान शाह की गर्म सांसों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करके अरूब ने बेसाख्ता अपनी निगाहें झुकाई। यमान शाह की उंगलियों को सख्ती से अपनी कमर में दस्तरस महसूस करके अरूब ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाया
तो आज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। यमानशा ने शोक लहजे में गाने गाकर होंठ का किनारा दांतों तले दबाया तो अरूप ने सख्त नज़रों से यमानशा को घूरा। अपने दोनों हाथ यमानशा के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला। मुझे पता था आपके सामने होंगी तो इसी बात पर छेड़ते रहेंगे, इसीलिए चुपचाप मान गई मैं इतने दिन पहले मायूं बैठने पर, मगर आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। अरूप ने कदरे झुंझला कर कहा और पलट जाना चाहा, मगर यमानशा ने अपना बाजू आगे बढ़ाकर अरूप की कमर के गिर लपेटा और एक ही झटके में अरूप का रुख अपनी जानिब करके उसे अपने सीने में भींच लिया। तंग तो नहीं कर रहा, फरमाइश कर रहा हूँ। मेरे करीब आकर फिर ये जो हिजर ले आती हो ना, जुल्म करती हो मुझ पर। अपने तशनाए आग सी मानी दहकते होंठों का लम अरूप की गर्दन पर जा बजा छोड़ते बोझल लहजे में कहा तो अरूप ने तड़प कर दोनों हाथों में यमानशा के कुर्ते को दबोचा। अरूप को बाहों में भरकर कदम बैठ के जाने बढ़ाए तो यमानशा के इरादे जानकर अरूप की जान लबों पर आई। मान प्लीज़ नहीं, जिया आ जाएगी। खुद पर झुकते यमानशा के सीने पर हाथ रखकर इल्तिजाइया लहजे में कहा तो यमानशा ने खुमार आलूद नज़रों से अरूप की जानिब देखा। मेरी पागल बीवी, तुम्हारा शौहर सब इंतज़ाम करके आया और मैंने कितनी बार कहा है फजूल का लेक्चर ना दिया करो, मुझसे सिर्फ प्यार भरी बातें किया करो जब मैं तुम्हारे करीब हूँ। अगर वो नहीं कर सकती तो मुझे अमलन प्यार का मुजाहरा करने दिया करो। अरूप को डपने के अंदाज में कहकर अपना कुर्ता उतारकर दूर उछाला और घने बादल की तरह अरूप पर झुक आया। अरूप के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उन्हें तकिए से लगाया। अरूप के चेहरे पर अपने लम्स की बारिश करता। यमानशा अपने जुनून के आगे पल में अरूप को बेबस कर गया। यमानशा की शिद्दत भरे लम्स पर घबरा कर अरूप ने अपने बाहों को के हसार यमानशा के गिर्द बांधा। अरूप की पेशकदमी पर यमानशा के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। अपने होंठों की गिरफ्त में अरूप के नाजुक पंखड़ियों जैसे गुलाबी भरे भरे होंठों को कैद करके पूरी शिद्दत से उस पर अपना लम्ब छोड़ने लगा। अरूप की सांसों की खुशबू को खुद में कतरा कतरा उतारते यमानशा सब कुछ फरामोश कर बैठा था। कमरे की मानी खेज खामोशी में दोनों की धौंकनी की मानी चलती सांसों का शोर रक्स पैदा कर रहा था। हमारे पास यही लम्हे हैं अरूप, और इनमें तुम्हें मैं अपनी रूह में बसा लेना चाहता हूँ और नशा बनकर तुम्हारे रगों में सरायत करना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं ना रहूँ तो मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून तुम्हारे वजूद में मेरे होने का पता दे। और अगर इस मिशन के दौरान हम दोनों ही ना रहे तो हमारी मोहब्बत मर कर भी जिंदा रहे। अपने सीने में चेहरा छुपाए लेटी अरूप के बालों में उंगलियां चलाते हुए सरगोशी की तो अरूप ने बुरी तरह अपने लब कुचले। इस बात पर चाहे अरूप की रूह तड़प गई थी, मगर वो इसकी हकीकत से इनकार भी तो नहीं कर सकती थी। मेरी दुआ है मान, अगर अल्लाह शहादत के लिए तुम्हें चुने तो मुझे भी तुम्हारे साथ इस रुतबे से नवाजे, क्योंकि तुम्हारे बगैर जीते जी नहीं मरना चाहती मैं। घुट घुट कर ज़िंदगी जी कर इस खुदा की नेमत की नाशुक्री नहीं करना चाहती। मेरी ज़िंदगी में सारे रंग सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे होने से ही है मान। इस ज़िंदगी के होने का एहसास मुझे तुम्हारी रूह में उतरा हुआ है। तुम्हारे बगैर इस बेजान और खोखले वजूद का क्या करूँगी मैं। मेरी रूह और सांसें तो तुम में बसी हुई हैं। यमानशा के सीने पर अपनी मखरूती उंगलियों को फेरते नम लहजे में कहा तो यमानशा के होंठों पर बेबस सी मुस्कुराहट रिंग गई। अरूप को अपनी बाहों के असार में मजबूती से कैद किए करवट बदलकर रुख अरूप की जानिब किया तो अरूप ने मुस्कुराकर यमानशा को देखा। अरूप के चेहरे पर अपनी कुर्बत के बिखरे रंग देख कर दिल बेसाख्ता धड़का। तुम बहुत अजीज़ हो अरूप, तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा मुझे जीने का एहसास दिलाता है, मेरे रगों पे में सुकून और सरशारी भर देता है। मगर अब लग रहा है अपनी मोहब्बत और जुनून के हाथों मजबूर होकर गलत कर दिया तुम्हारे साथ। काश तुम्हें अपने साथ इस बंधन में ना बांधता या इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाता तो मेरे मरने के बाद तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो ना होती। मगर क्या करूँ यार, दिल साला बहुत खुदगर्ज है। सारी हकीकतों को जानने के बाद नज़रअंदाज करके तुम्हें खुद से जोड़ लिया। अब डर लग रहा है खुद के मरने से नहीं, तुम्हारे तन्हा हो जाने से। और अगर इस दौरान तुम्हें कुछ हो गया मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। नजरें अरूप के चेहरे पर टिकाए दिल ने चीख कर कहा तो यमानशा ने दिल की आवाज़ पर सख्ती से आंखें मीची। अपने चेहरे पर नरम गरम हाथों के लम्स महसूस करके झट से आंखें खोली तो अरूप ने आगे बढ़कर यमानशा के माथे पर अपना नरम लम्स छोड़ा। पीछे होकर कंफर्टर कंधों के गिर्द अच्छे से लपेटा और अपना बायां हाथ यमानशा के दाएं गाल पर रखा। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता बनाना, मुझे इतनी मोहब्बत देना, मेरे नाम के साथ अपने नाम को जोड़ना, ये सब करके तुमने मेरी अधूरी साथ को मुकम्मल किया और मौत का तो दिन पहले से ही मुकर्रर रहना। हमें रब की रज़ा में राज़ी ही होना है। और वैसे भी जब लोग आर्मी में जाते हैं तो वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ज़रूरत आने पर उन्हें खुद को इस मुल्क पर कुर्बान करना है। तो क्या जब उन्हें पता चलता है कि अगले मिशन पर शायद वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए तो क्या इस डर की वजह से वो ज़िंदगी में रिश्ते नहीं बनाते या उनसे लाताल्लुक़ हो जाते हैं।
आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर या पायलट, इन सब की जॉब ऐसी ही है जिसमें ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शादी नहीं करते, इस डर से जिसके नसीब में जो आजमाइश लिखी है उससे इंसान को उससे गुजरना ही है। मान पीछे हटने से बेहतर है कि हम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इस आजमाइश में सुरखरू करे, हमें एक साथ कामयाब करके इस मिशन से निकाल कर चाहे अपने पास बुला ले या वापस घर वालों के पास भेज दे। संजीदा लहजे में यमान शाह को हौसला देते आखिर में शरारती लहजे में कहकर अपनी नाक यमान शाह की नाक से टकराई तो यमान शाह ने पुरसुकून होकर मुस्कुराकर अरूप को देखा। अरूप की कमर पर बाजू लपेटकर उसे खुद में भेज लिया। कभी कभी काम का लेक्चर भी दे लेती हो, अरूप चेहरा अरूप की गर्दन में छुपाकर बोझे लहजे में कहा तो अरूप की मुतरन्नम हंसी गूंजी, जिसे महसूस करके यमान शाह ने सुकून से आंखें मूंद ली। अपना हसार यमान शाह के गिर्द बांध अरूप ने गहरी सांस भरकर आंखें मूंदकर गाल यमान शाह के सर से टिका दिया। डर तो अरूप शाह को भी लग रहा था, मगर वो इस मकाम पर हिम्मत नहीं हार सकती थी, वो भी तब जब इस मिशन के लिए उसका होना इस कदर अहम हो। सैफ की निगरानी में मोहसिन चौधरी अपने कमरे में आया तो सैफ मुस्कुराकर दरवाजे से पलट गया, जिस पर मोहसिन चौधरी ने सर झटका। कमरे में दाखिल होते कदम खिड़की की जाने बढ़ाए, खिड़की खोलकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो बागीचे में किसी को ना पाकर मोहसिन चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। घर वाले तो 9 बजे तक सो जाते थे, बस ये 2 शैतान ही थे जो नूर बेगम के दिए गए ऑर्डर को पूरा करने के लिए जब तक यमान और मोहसिन रूम में चले न जाते सोते नहीं थे। एक दिन मोहसिन चौधरी रात 3 बजे कमरे से बाहर निकला तो सामने मौजूद यमान शाह के कमरे के बाहर सैफ को चेयर पर बैठे देख ठटका, जबकि सैफ सुकून से हाथ में मोबाइल थामे टांगे सामने टेबल पर रख के मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ़ था। मोहसिन चौधरी के पूछने पर उसने बताया कि नानों को यमान शाह और मोहसिन चौधरी पर बिल्कुल यकीन नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जब तक शादी नहीं होती सैफ उनके कमरे के बाहर रात को पहरा दिया करेगा, फिर चाहे दिन को सोता रहे। अपने भांजे की इस बकवास पर मोहसिन चौधरी का दिल किया उसका गला अपने हाथों से दबा दे, मगर अपने इश्तियाल पर बामुश्किल काबू पाकर धाड़ से दरवाज़ा बंद करके वापस कमरे में चला गया। मोहसिन ने नीचे बागीचे में उतरकर हयात के कमरे की खिड़की का जायज़ा लिया। मुलाजमा को रिश्वत देकर वो सुबह ही हयात की खिड़की की चटखनी ख़राब करवा चुका था, इसलिए हाथ लगाते खिड़की खुलती चली गई, जिसे देख मोहसिन चौधरी के होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। कमरे में दाखिल हुआ तो लैम्प की मदम रोशनी में नजरें हयात के खूबसूरत चेहरे पर जा ठहरी। पहले कदम मुलाजमा की जाने बढ़ाए, मुलाजमा को उठाकर कमरे से बाहर भेजा। मोहसिन चौधरी के संजीदा लहजे और माथे पर बल देख मुलाजमा एक पल में वहाँ से 9-2-11 हुई। आगे बढ़कर हयात के कमरे को लॉक किया और पलट कर मजबूत कदम लेता हयात की जानिब आया। चौधरी की जिन जान मेरी नींदें उड़ाए ऐसे सुकून से कैसे सो सकती हो? हयात के करीब नीम दराज होकर कूनियों के बल हयात के चेहरे पर झुककर बोझे लहजे में शिकवा किया, मगर हयात गहरी नींद में सोई देख गहरी सांस भरी। हयात के चेहरे पर झुककर नरमी से अपना लम्स हयात के माथे और आंखों पर छोड़ा, पीछे होकर सर तकिए पर रखा, नज़रें ऊपर छत पर टिकाकर अपने घने चॉकलेट ब्राउन बालों में उंगलियां फेरी। एक नज़र हयात को देख उठकर अपना कुर्ता उतारकर दूर उछाला और करवट के बल रुख हयात की जानिब किया। अपने पेट पर रखे हयात के हाथ पर अपना हाथ रखकर अच्छे कंफर्टर दोनों पर लपेटा, चेहरा हयात की गर्दन में छुपाकर हयात की खुशबू को अपनी रूह में उतारा। दिल था कि हयात की कुर्बत के लिए मचल रहा था, मगर हयात की गहरी नींद का एहसास करते मोहसिन चौधरी ने अपने बेलगाम होते जज्बात पर बामुश्किल काबू पाया। हयात को नरमी से अपने हसार में लेकर आंखें मूंद ली। अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश महसूस करके हयात ने आंखें खोली तो खुद को मोहसिन चौधरी के मजबूत असार में कैद पाया। मोहसिन चौधरी को अपनी जानिब महवियत से तकता देख हयात ने मुस्कुराकर मोहसिन चौधरी को देखा। किस कदर गहरी नींद सोई हो, कुछ अंदाज़ा है? मैं रात से इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद अब मेरी बीवी को मुझ पर रहम आ जाए और उठकर मासूम शौहर पर नज़रें करम कर दे, मगर नहीं, आजकल तो मैडम मेरा चैन सुकून कब्जे में किए हुए नींदें पूरी करने में मसरूफ़ है। हयात के फूले फूले गालों को नरमी से छूकर शिकवा कुना लहजे में कहा तो हयात ने मुस्कुराकर सर मोहसिन चौधरी के सीने से टिका दिया। नींद पूरी नहीं हुई क्या? हयात को खुद में भेजते अपने बाएं हाथ की उंगलियां हयात के बालों में नरमी से फेरते मोहब्बत से पूछा तो हयात ने नफ़े में सर हिलाया। नींद नहीं आई तो मुझे मेरा सुकून लौटाओ बीवी, जिसे अपने कब्जे में किए बैठी हो। हयात का सर नरमी से तकिए पर रखकर उस पर गहरी घटा की तरह झुकाया। हयात ने अपनी ग्रे ग्रीन आंखें जो नींद के डोरों से मज़य्यन सुर्ख हो रही थी उठाकर मोहसिन चौधरी को देखा।
मोहसिन चौधरी की गर्म झुलसा देने वाली सांसें हयात को अपनी जिल्द में धंसती महसूस हो रही थी। अपने दोनों बाजू मोहसिन चौधरी की गर्दन के गिर्द लपेटे तो मोहसिन चौधरी हयात के चेहरे पर झुक आया। नरमी और मोहब्बत से हयात के चेहरे के दिलकश नकूश को छूते मोहसिन चौधरी हयात के नर्म लम्स को महसूस करता मदहोश होने लगा। अपने दोनों हाथ हयात की कमर के गिर्द लपेट कर हयात को सख्ती से खुद में भींचा। चौधरी की जान, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें इन सबसे चुरा कर कहीं दूर ले जाऊं, जहां सिर्फ मेरी हयात हो और उसका चौधरी, जहां दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद होकर मैं तुम्हें हमेशा अपनी पनाहों में कैद रखूं। कैद तो तुम अभी भी हो मेरे दिल में, लेकिन तुम्हारा सिर्फ दिल में होना इस दिल और रूह को तुम्हारी ज़रा सी दूरी पर बेचैन कर देता है। मैं चाहता हूँ तुम हर लम्हा दिल के साथ मेरी पनाहों में भी कैद हो, ताकि तुम्हारे लम्स और खुशबू को महसूस करके मेरा दिल और रूह सुकून में रहे। हयात की मदम चलती सांसों में सांस लेते शिद्दत भरे लहजे में कहा तो एक पल के लिए मोहसिन चौधरी की शिद्दत पर हयात पे साकत हुई। तो फिर आप कमाएंगे कब और हम खाएंगे कहाँ से? हयात के पुरसोच लहजे पर मोहसिन चौधरी ने चौंक कर देखा। हयात की बात समझ आते सारा खुमार भक्त से उड़ा। अपनी बाहों में लेटी अपनी बीवी को देख मोहसिन चौधरी का दिल किया दो कान के नीचे लगा दे, जो अपनी भूखी तबीयत की वजह से उसके सारे मूड का सत्यानाश कर चुकी थी। थप्पड़ तो चौधरी अपनी जान को लगा नहीं सकता था, मगर गुस्से से झुककर हयात के नरमो नाजुक गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में कैद कर लिया। चौधरी पूरी शिद्दत से हयात के होंठों पर अपना लम्स छोड़ते पल में हयात का तनफ्फुस बुरी तरह बिगाड़ गया था। वो जो इतने दिनों से नरमी बरते हुए था हयात की बात पर पल में गायब हुई थी। कतरा कतरा हयात की सांसों को खुद में अंडेलते अपने जलते दिल को करार पहुंचाने की कोशिश की। मोहसिन चौधरी की शिद्दत अपने नाजुक होंठों पर सहते जब हयात नढाल हुई तो अपने नाजुक हाथे के मुक्के मोहसिन चौधरी के सीने पर मारने शुरू किए, जिस पर मोहसिन चौधरी ने हयात की कलाइयाँ अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर तकिए से टिका दी। मानी खेजी खामोशी का दौरानिया बढ़ने लगा तो जब मोहसिन चौधरी को लगा हयात सांस नहीं ले पाएगी तो नरमी से पीछे हटा, जबकि हयात की आंखें मोहसिन चौधरी की इस बेरहमी पर पल में लुबाब पानी से भर गई। सीने पर हाथ रख के गहरे गहरे सांस लेते शिकवा कुना नज़रों से मोहसिन चौधरी को देखा, जो अब मुस्कुराती नज़रों से हयात को देखते बेबाक अंदाज में अपने निचले होंठ पर अंगूठा फेर रहा था। माथे पर बिखरे चॉकलेट ब्राउन बाल, आंखों में नींद और कुर्बत का खुमार लिए, होंठों पर जानलेवा मुस्कुराहट सजाए वो हयात को जानलेवा हद तक हैंडसम लगा। मगर मोहसिन चौधरी की शिद्दत याद करके हयात ने चेहरे का रुख फेर लिया। मैं तो इससे काम चला लूँगा, तुम अपना इंतज़ाम कर सकती हो। अगर कोई मदद चाहिए होगी तो बंदा दिलो जान से हाजिर है। हयात के होंठों की नमी को नरमी से अपने होंठों से चूमते हुए बेबाक लहजे में कहा तो मोहसिन चौधरी के बात पर हयात का चेहरा खून छलकाने जैसे हो गया। पहले तो आप मुझे मीसने लगते थे, मगर अब तो मुझे सबसे बड़े ठरकी लगने लगे हैं। हयात ने मुंह बसोर कर कहा तो मोहसिन चौधरी ने घूर कर उसे देखा। क्या बोला है, फिर से बोलना ज़रा, मुझे सुनाई नहीं दिया? मोहसिन चौधरी ने सख्त लहजे में कहा तो हयात ने घबरा कर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कुछ नहीं, मैं आपको क्या कह सकती हूँ? मोहसिन ने हयात के चेहरे से ज़बरदस्ती हाथ हटाए तो हयात ने मुनमुना कर कहा, जिस पर मोहसिन चौधरी ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। तुम चौधरी की जिनजान हो तो तुम अपना जिंद माही बना लो। कैसा, या कुछ और सोचते हैं? जैसे हयात का जानम, तुम मुझे जानम या मेरे सम तो मैं तुम्हारा हूँ ही। कुछ यूनिक सा होना चाहिए जिससे तुम मुझे पुकारो। अपने दाएं हाथ की उंगली हयात के चेहरे पर ट्रेस करते पुरसोच लहजे में कहा मैं सम ही कहूँगी और कुछ नहीं। हयात ने अपने खुश्क पड़ते होंठों को तर करके कहा। वो मोहसिन चौधरी के सामने चाहे मोहब्बत के मुजाहरे कर लेती थी क्योंकि वो उसका शौहर था, महरम था, मगर वो मोहसिन चौधरी की तरह किसी के सामने इस जिंद माही नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वो जब पाकिस्तान आए थे तब मोहसिन सब के सामने चौधरी की जान और चौधरी की जिन जान कहकर ही मुखातिब कर रहा था। वो इतने नॉर्मल तरीके से बात करते हुए पुकारता था कि जैसे वो सारी उम्र से हयात को ऐसे ही पुकारता था। नूर बेगम या आपा लोगों ने कुछ कहा तो नहीं था, मगर उनके होंठों में दबी दबी मुस्कुराहट महसूस करके हयात को बिला वजह की शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि गांव में ऐसे प्यार के खुल्लम खुला मुजाहरे तो किसी ने नहीं देख किए थे। और अब अगर कोई कर रहा था तो वो था गांव का सुलझा शरीफ समझदार सरपंच, जिसे देख लोगों से ज़्यादा हयात को हैरत होती थी। चलो अभी मोहसिन कह लो, जब मेरी बेटी आ जाएगी तब है आयत के पापा, अब ठीक है ना? हयात की नाक दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा तो हयात ने मुंह बसोर कर मोहसिन चौधरी को देखा। जब तक मेरे पास नहीं आ जाती अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना, कोई लापरवाही मत बरतना। जब तुम मेरे पास आ जाओगी तब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रख लूँगा। मेरी नज़रें तो हर वक्त तुम पर हैं, मगर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम खुद से लापरवाही बरतो। हयात के माथे को नरमी से छूकर पीछे होते हुए कहा तो हयात ने इस्बात में सर हिलाया। मैं चाहता हूँ
मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूत बनाए, ना कि कमज़ोर। मेरी औलाद और तुमसे जुड़ी मेरी इज़्ज़त तुम्हारे पास अमानत है। इसकी हिफाजत करना तुम पर फ़र्ज़ है हयात। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें इसी इज़्ज़त और मान से जीना है। जैसे मेरे होते हुए जी रही हो, वैसे ही बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करना है, जैसे मेरे होते आसिम चौधरी का किया था। हालात जो भी हों, ना तुम खुद दुनिया के सामने झुकोगी, ना ही मेरी औलाद को झुकने दोगी। मेरी दुआ है अल्लाह मुझे बेटी जैसी रहमत दे, मगर जो इस रब की रज़ा हुई मुझे कबूल होगी। मगर मुझसे वादा करो हयात, बेटी हो या बेटा, तुम उनके ख्वाबों के रास्ते में नहीं आओगी, चाहे वो जितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो। क्योंकि तुम्हारा सम अच्छे से जानता है कि उसका खून, उसके जिस्म का हिस्सा सिर्फ खुदा और हक के रास्ते पर ही चलेगा। कभी भी उनके इरादों को कमज़ोर ना करना, बल्कि उनका कदम कदम पर साथ देना। कुछ याद आने पर पलटकर हयात की जानिब आते बेड पर बैठी हयात के चेहरे को अपने हाथों में भरते एक जज़ब के आलम में कहा तो मोहसिन चौधरी के लहजे पर हयात का दिल बेसाख्ता धड़का, आंखें पल में लबाब पानियों से भर गई। सम, प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है, हिचकियों से रोते हुए चिल्ला कर कहा तो मोहसिन ने झुककर हयात के कपकपाते होंठों को नरमी से छुआ। मैं तुम्हें हर तकलीफ़ से बचाने के लिए मजबूत कर रहा हूँ जाना। जो हौसला और जो ढार्स तुम्हारे इरादों को अपने चौधरी के अल्फाज याद करके मिलेगी, वो दुनिया के किसी भी शख्स के हौसले से नहीं मिलेगी। कभी उदास होने लगो या ना उम्मीद होने लगो तो रब की तरफ रुजू करना, अपनी तकलीफ़ उससे बयान करना, वो तुम्हें कभी तना नहीं छोड़ेगा। और फिर मुझे याद करना, मेरे इन लफ्ज़ों को याद करना, अपने चौधरी की शिद्दतों और दीवानों जैसी मोहब्बत को याद करना। ज़िंदगी इतनी ही हसीन और रंगीन लगेगी जैसे मेरे साथ थी। फिर तुम इन सब रंगों को मेरी बेटी की ज़िंदगी में भर देना। मैं जहाँ भी गया सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगा। तुम्हारे पास आने के लिए दिन रात हिजर की आग में तड़पूंगा, और अगर इंतज़ार मेरे नसीब में हुआ तो क़यामत के दिन तक तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। वैसे भी लोग कहते हैं इंतज़ार एक उम्र मांगता है। हयात के आंसू से भीगे चेहरे को अपने हाथों से साफ करते संजीदा लहजे में कहा तो हयात ने तड़प कर मोहसिन चौधरी को देखा। नफ़ी में सारी लाते वो हिचकियों से रोने लगी तो मोहसिन ने नरमी से हयात को अपने हसार में लेकर उसकी पीठ थपथपाई। इससे पहले हयात शिकवा या कोई सवाल करती, मोहसिन चौधरी ने उसे बेड पर लिटाकर बिना हयात की सुने झटके से खिड़की खोलता वहाँ से बाहर निकलता चला गया। जबकि मोहसिन चौधरी के अल्फाज को याद करती हयात बिलक बिलक कर रोने लगी। मोहसिन चौधरी अपने सामने पड़ी केसेस की फाइल्स देख रहा था जो कि अब तक सॉल्व नहीं हुए थे। इनके पीछे वजह क्या थी किसी को नहीं पता थी। बस पुलिस का कहना था कि उन्हें इस केस में कोई प्रोग्रेस शो नहीं हुई, ना कोई सबूत थे, ना गवाह, ना ही किसी पर शक। तो उन्होंने इस बेबुनियाद केसेस को बंद कर दिया क्योंकि उनके पास इनसे ज़्यादा अहम केसेस थे। कुछ इनमें ऐसी लड़कियों के केसेस थे जो 5-6 माह की सज़ा की कैद में जेल आई, मगर कैद के बाद कहाँ गई किसी को कोई खबर नहीं थी। जबकि पुलिस वालों का कहना था कि वो अपनी सज़ा मुकम्मल करके यहाँ से चली गई हैं, आगे उनका सर दर्द नहीं। अभी मोहसिन फाइल्स रीड करता अपनी ही सोच में गुम था कि सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खुलने पर सामने देखा जहाँ यमान शाह वाइल्ड वुल्फ के गेटअप में संजीदा चेहरा लिया आ रहा था, हाथ में थामा अपना मास्क, टेबल पर पटका और ग्लव्स उतार कर भी पटकने के अंदाज में रखे, जबकि सफ़ेद शर्ट खून से लथपथ थी। क्या हुआ? अपना पसंदीदा काम मुजरमों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर आ रहे हो, फिर भी ये मुंह लटकाया हुआ है। फाइल बंद करके साइड पर रखते इस्तफार किया तो यमान शाह ने अपनी सुर्ख होती आंखों को मसला और कुर्सी पर बैठकर अपनी दोनों कोहनियाँ सामने टेबल पर टिकाई। जबकि मोहसिन चौधरी ने बगौर यमान शाह के परेशान चेहरे को देखा। इतने सुकून से बैठे हो, मतलब आर्टिकल नहीं पढ़ा और ना ही न्यूज़ देखी है? यमान शाह के सरसराते लहजे पर मोहसिन ने कोफत से उसे देखा। ये स्टार प्लस की औरतों की तरह सस्पेंस क्रिएट करने की आदत तुम्हें कहाँ से लग गई है? यहाँ 100 काम है मुझे और तुम सस्पेंस फैलाने बैठ गए हो। मोहसिन चौधरी के करख्त लहजे पर यमान शाह ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। सीनियर रिपोर्टर आसिफ चौधरी ने डॉन में 25 फरवरी को आर्टिकल शाया किया है। इस आर्टिकल का टॉपिक पंजाब की लापता बेटियां कहाँ हैं, और ये मामला आर्टिकल के बाद न्यूज़ में भी हाईलाइट हो रहा है। आर्टिकल और पंजाब पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबा पंजाब में 3571 लड़कियां और ख़वातीन लापता हैं। पुलिस रिकॉर्ड में लड़कियों और ख़वातीन की हालत को बाजियाफ्त करार दिया गया है क्योंकि लड़कियों के वालिदैन और पुलिस को गुज़श्ता 4 साल में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली ख़वातीन के बारे में कोई मालूमात नहीं। रिपोर्ट में 2017 से जनवरी 2022 के दरमियान पंजाब के 36 अजला से 40,585 ख़वातीन को अगवा करने का अदाद-ओ-शुमार किया गया है। पुलिस ने इनमें से 37,140 को बाजियाब करने का दावा किया है। इन्होंने इन लड़कियों के मुजरमों को गिरफ्तार भी किया था जिनकी तादाद 53,400 की थी, जबकि एक 12,000
74 अब भी फरार है। पुलिस वालों की नाअहली की वजह से उनके पास इन बात का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं कि इन अपराध में से कितनों को सजा हुई या इनके खिलाफ कौन से मुकदमात हैं। सुप्रीम कोर्ट में आजकल सोबिया नामी खतून का केस चल रहा है, जिसकी तफ्तीश के दौरान सरगोदा पुलिस को पंजाब से 20 इज्जतों की लाशें बरामद हुई हैं, मगर इनके लवाहकीन का पता नहीं चल सका और वो लाशें अभी मुर्दा खाने में नामालूम पहचान लिए हुए पड़ी हैं। पुलिस ने रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इसके लिए रियासती इदारों से मदद की अपील भी की है, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। अब तुम ही बताओ, ये बात सुनकर मैं कैसे पुरसुकून नजर आऊँ। मेरे मुल्क की माँ बहन मासूम बेटियाँ अपने ही मुल्क अपने ही मुआवज़ों के दरमियान रहने के बावजूद भी इन दरिंदों का शिकार हो चुकी है और बेचारे माँ बाप इज्जत की वजह से या कुछ जालिम लोग अपनी गैरत को बचाने की खातिर उन्हें दुनिया की नज़र में मुर्दा करार दे चुके हैं। मैं उन्हें वापस ढूंढ भी लाऊँ तो मुझे बताओ ड्रैगू कि क्या ये मुआशरा उन्हें इज्जत की निगाह से देखेगा, उन्हें कबूल करेगा? क्या लोग ये जानते हुए भी कि वो बेकसूर थे उन पर ऐसे सवालों और तंज के तीर चलाने से गुरेज करेंगे? मैं सोचता हूँ अगर वो वहाँ से आज़ाद भी हो जाएं तो क्या होगा। एक जहन्नुम से निकलेंगी तो दूसरी जहन्नुम उनके लिए तैयार होगी, जहाँ उन्हें ज़िंदगी भर लोगों के तानों नफ़रत भरी निगाहों का सामना करना होगा, जहाँ उन्हें लोग अफसोस भरी निगाहों से देखेंगे। मेरा दिल इस तकलीफ़ को सोचकर मुझे फटता हुआ महसूस होता है। तुम जानते हो, लास्ट केस में जो बच्ची बाजियाब करवाई थी, हमारे सामने तो उसके पेरेंट्स ने उसे घर रख लिया था, मगर हमारे जाने के बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अगर मैं बर वक्त ना पहुँचता तो वो उसे कत्ल कर देते। अब तो मैं उन्हें इन दरिंदों से बचाकर उनके घर वालों के पास छोड़ते हुए भी डर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके गुमशुदा होने पर अफसोस करूँ या उनके वापस आकर अपने घर वालों के मिलने के बाद वाली ज़िंदगी पर। यमान शाह के कर्ब भरे लहजे पर मोहसिन चौधरी ने अपनी पेशानी मसली। इनकी हिफाजत करना और इन्हें आज़ाद करवा कर इज़्ज़त भरी ज़िंदगी देना हमारा फ़र्ज़ है यमान शाह। और तुम कैसे लोगों के बारे में सोचकर इस कदर मायूस हो सकते हो? जानते नहीं हो क्या, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। लोग क्या कहते हैं, माशरा किस तरह चल रहा है, माशरे के क्या असूल हैं, हमें इन्हें नहीं सोचना, ना इन पर अमल पैरा होना है। हमें अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना है, उनके अहकाम को मानना है, हज़रत उमर रज़ा के इंसाफ को कायम करना है। और तुम जानते हो यमान शाह, झूठ या जुल्म कितना भी गालिब आ जाए, जीत हमेशा ईमान वालों की, रब की राह पर चलने वालों की और सच की होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ा का कौल है कि जो रियासतें मुजरमों पर रहम करती हैं, वहाँ के लोग बड़े बेरहमी से मरते हैं। और तुम फिक्र मत करो, मुजरिम जो भी होगा, मोहसिन चौधरी उसे सज़ा दिए बगैर सुकून की सांस नहीं लेगा। जब तक इनकी सांसों में बेसुकूनी और जहर न भर दिया, मुझे चैन नहीं आएगा। और अगर कोई नहीं अपनाएगा तो ना अपनाए। रज़ाक और मालिक तो रब है, वो रब जो पत्थरों के अंदर रिस्क पहुंचाता है, वो रब जो समंदर की तह के अंदर अपनी बेजान बेज़बान मखलूक को रिस्क देता है, वो इन्हें कैसे बेआसरा छोड़ सकता है। तुम बस तैयारी पकड़ो, अंजाम लिखने वाला वो रब बहुत रहीम है, वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। यमान शाह आजमाइश देता है और आजमाइश तो मोमिन बंदों पर ही आती है। हक और सच बोलने वालों को इन आजमाइशों से गुजरना ही पड़ता है और ये आजमाइशें ही हमें मजबूत बनाती हैं। अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई मायूसी की बात ना सुनूं और जाकर हुलिया दुरुस्त करो। हवेली में मेहंदी की रस्म है, हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं तो क्या हुआ, हक तो है ना। संजीदा लहजे में एक जज़ब के आलम में यमान शाह को हौसला दिया और आखिर में उसे पुरसुकून करने के लिए शोख लहजे में कहा तो यमान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। वैसे मुझे नहीं पता था कि भाभी के साथ तुम भी स्टार प्लस के ड्रामे देखने लगे हो। यमान शाह की बात पर और कहका लगाने पर मोहसिन चौधरी ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। मुझे भी नहीं पता था कि तुम बहुत जल्द अरूब की तरह रोते धोते मेरे पास आना शुरू कर दोगे। मोहसिन चौधरी ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए तंज किया तो यमान शाह ने घूर कर उसे देखा। मेरी बीवी बहुत बहादुर है चौधरी, रोने धोने वालों में से नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। यमान शाह के चिल्लाकर कहने पर मोहसिन चौधरी ने अब्रू अचकाकर उसे देखा और फिर सीक्रेट रूम में मोहसिन चौधरी का दिलकश कहका गूंजा, जिसे सुनकर यमान शाह को अपना खून जलता हुआ महसूस हुआ। वाह भाई, तुम तो जन मुरीद बन गए पूरे के पूरे। अब ये वाइल्ड वुल्फ वाली आदत की जगह तुम में आहिस्ता आहिस्ता सादतमंद शौहरों वाली खूबियाँ जन्म ले रही हैं। मोहसिन चौधरी ने एक बार फिर तंज किया तो यमान शाह ने खूनख्वार नज़रों से मोहसिन चौधरी को देखा। मेरी छोड़ो, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। जब एक ISI ऑफिसर दी ड्रैगू अपनी बीवी के लिए चोरों वाली हरकत कर सकता है, खिड़कियाँ फलांगता, मुलाजमों को रिश्वत देकर लॉ ख़राब करवा सकता है, अपने ओहदे और रुतबे की फ़िक्र नहीं करता बल्कि एक टीन एज लड़के जैसी हरकतें करता है, तो हम मासूम लोग इतना भी कर लें तो क्या है। मोहसिन चौधरी को आग लगाते तंजिया लहजे में कहा तो यमान शाह की बात पर मोहसिन चौधरी बुफरे हुए शेर की तरह अपनी जगह से उठा और इतनी ज़ोर से टेबल पर हाथ मारे कि एक दफ़ा यमान शाह भी दहल गया।
अगर तुमने अपनी औरतों की तरह चलती गज भर लंबी ज़बान को काबू नहीं किया तो यमान शाह तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर इस ज़बान को काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, दबे दबे लहजे में घरा कर कहा। तो यमान शाह ने कोफत से आंखें घुमाई। मैं तो जैसे तुम्हें फूलों के हार पहनाऊंगा, मैं भी तुम्हारा सारा खाता खोल कर हयात के आगे रख दूंगा कि तुम्हारी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, वो भी सबूतों के साथ। बेशक सच में वो तुम ही जानते हो कि वो तुम्हारे केस का हिस्सा थी, सच कुछ नहीं था, और तुम तो अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकोगे। अरूप को मेरे बारे में पता लगने का एक तो फ़ायदा ज़रूर हुआ मुझे कि अब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं। यमान शाह ने सिगरेट सुलगाते कहका लगाकर तंजिया नज़रों से मोहसिन चौधरी को देखते हुए कहा। तो मोहसिन चौधरी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बेंची। हाँ हाँ, शौक से करना, मगर ये ना भूलना कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। किस बात को किस तरह के खिलाफ करके चाल को उल्टना है मोहसिन चौधरी तुमसे बेहतर जानता है। तुम्हें पता है, एक कहानी मेरी माँ मुझे सुनाती थी। वो कहती थी कि बिल्ली शेर की खाला है। बिल्ली ने शेर को हर चीज़ सिखाई, मगर एक दफ़ा जब शेर सब सीख गया तो उसने सोचा वो बिल्ली को खा जाए। बिल्ली को खाने की नीयत से शेर ने बिल्ली पर हमला कर दिया, मगर बिल्ली खुद को बचाती दरख्त पर चढ़ गई, मगर शेर लाख कोशिश के बावजूद दरख्त पर ना चढ़ सका। तो उसने गुस्से से बिल्ली से पूछा कि उसने ये क्यों उसे नहीं सिखाया। तो बिल्ली ने हंस कर कहा, क्या कहा? शिट, वो मुझे भूल गया। बिल्ली वाला तो मैं भूल गया, मगर मैं तुम्हें अपने वाला बताता हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया यमान शाह, मगर तुम फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए ये कोशिश बिल्कुल मत करना। यमान शाह का कंधा थपथपाते यमान की उंगलियों से सिगरेट लेकर सुलगाते हुए कहा। तो यमान शाह ने दांत पीसकर इस इंसान नुमा जलाद को देखा, जबकि मोहसिन यमान शाह को आंख विंग करता वहाँ से निकलता चला गया। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, सब ने मुझे ढोल कहना है, मैं नहीं जा रही, नम लहजे में कहते एक नज़र आईने में अपने दिल के शराफे को देखा। ऑरेंज कलर की खूबसूरत फ्रॉक जिस पर गोल्डन काम हुआ था, हाथों में गजरे पहने, कानों में गुलाब के फूलों से बनाए गए इयररिंग और माथे पर मोतियों के फूलों से बनी खूबसूरत बिंदियाँ लगाए। मेकअप के नाम पर तहरीम आपा ने लाइट से पिंक लिपस्टिक लगाई थी हयात के होंठों पर। चेहरा ममता के नूर से चमक रहा था। गुलाबी फूले गाल देख हयात की नज़रें बेसाख्ता अपने हाथों पर गई तो कानों में मोहसिन चौधरी का जुमला गूंजा, मेरी गोल मटोल सी पांडी। मोहसिन चौधरी के बारे में सोचते हयात को अपने गले में आंसू का एक गोला सा फंसता महसूस हुआ। उस सितमगर की बातें याद करके हयात की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो जो पहले हयात की तकलीफ का सोचकर तड़प उठता था, अब अपने लफ्ज़ों की मार मार कर एक बार भी पढ़ कर ना आया था। हयात ने मायों को भाड़ में बेचकर जिद करके कमरे से बाहर निकलना शुरू कर दिया था कि जाने वो कब घर आए और हयात उससे बात कर सके, मोहसिन चौधरी से इन बातों को करने का मकसद पूछ सके। मगर वो संग दिल शख्स उस रात गिका गया वापस पढ़कर हवेली नहीं आया था। ये बात उसे जिया से पता चली थी कि सलाहुद्दीन साहिब उसे फ़ोन करते रहे हैं, मगर वो गांव से बाहर गया हुआ, जिसे सुन हयात के दिल में 100 वसवसे पैदा हो रहे थे। हयात का दिल हर चीज़ से अचाट हो चुका था, मगर अरूब और तहरीम आपा ने ज़बरदस्ती उसे ये जोड़ा पहनने पर मजबूर किया। ये ड्रेस मोहसिन चौधरी ने हयात के लिए भेजा था, जिससे सिर्फ तहरीम और जिया ही वाकिफ़ थी। मोहसिन चौधरी ने तहरीम आपा से हयात से मिलने के लिए कहा था, जिस पर पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर मोहसिन चौधरी के लहजे में तड़प और इल्तिजा महसूस करके वो मान गई थी और अपने भाई की धमकी सुनकर भी हंसती, जो कह रहा था कि वो खुद भी मिल सकता था, मगर वो बिना किसी टेंशन के सुकून से हयात से मिलना चाहता है। आप लोग बाहर सबको संभाल लीजिएगा ताकि मैं सुकून से हयात से मिल सकूं। इसीलिए तहरीम और जिया हयात को आईने में खुद को तकते देख खामोशी से बाहर चली गई। अपने इर्द गिर्द बिखरती मखसूस खुशबू को महसूस करके पलकों की बाढ़ तोड़ता एक बागी आंसू हयात के गाल पर बह गया। मोहसिन चौधरी ने नरमी से हयात को पीछे से अपने हसार में लेकर थोड़ी हयात के कंधे पर टिका दी। नज़रें सामने आईने में नज़र आते अपने अक्स पर गई, जो कि मोहसिन चौधरी की ज़िंदगी के मुकम्मल होने की गवाही दे रहा था। अपने मुकम्मल अक्स को देख मोहसिन चौधरी ने दिल में बेसाख्ता माशाल्लाह बोला, जबकि हयात अपने आंसुओं पर बंद बांधती सर झुकाए खड़ी थी। जबकि हयात के कपकपाते जिस्म को महसूस करके मोहसिन चौधरी ने अपने जबड़े सख्ती से भींच लिए। सम की जान, नाराज़ हो? मोहब्बत से चूर लहजे में सरगोशी की और अपने लब हयात की कान की लो पर रखे तो हयात ने अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी सिसकी का गला घूंटा, जिसे देख मोहसिन चौधरी ने तड़प कर हयात का रुख अपनी जानिब किया। इससे पहले मोहसिन चौधरी कुछ कहता कि हयात बुफरी हुई शेरनी की तरह मोहसिन चौधरी पर चढ़ दौड़ी। आप सम बहुत बुरे हैं, आपको मेरी कोई परवाह नहीं, आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। आपके अल्फाजों से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, कुछ अंदाज़ा है आपको? मेरा दिल लहू लुहान किया है आपके अल्फाजों ने। मुझे सवाल करने तक का मौका नहीं दिया और चले गए, और जाकर पढ़ कर अब वापस आ रहे हैं। मैं किस हाल में हूँ, किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, आपको ज़रा अंदाज़ा नहीं।
मुझसे एक बार बात भी नहीं की सम, जबकि आप जानते हैं लैंडलाइन से सिर्फ मैं ही आपको कॉल करती हूँ, मगर फिर भी आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। हर लम्हा आपका मुझसे दूर जाने का ख्याल मेरी रूह को कचौके लगाता रहा है। मुझे अनाथ जिस्म बेजान होता महसूस हो रहा है। जब यही सब करना था, मुझे ऐसे ही बेरुखी की मार मारना था, तो मुझे अपनी मोहब्बतों का आदी क्यों बनाया? मुझे क्यों अपने हाथ का छाला बनाए रखा? क्यों मुझे इतनी मोहब्बत की कि मेरे जीने की वजह ही यही मोहब्बत बन गई? फूट फूट कर रोते मोहसिन चौधरी के सीने पर अपने नाजुक हाथों से वार करते चिल्ला कर कहा। तो मोहसिन चुपचाप हयात के वार सहता, खामोश मगर गहरी नज़रों से हयात के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, जो गुस्से और चिल्लाने के बायस ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुका था। हयात का सांस पूरी तरह बिखरता और उसे हाँफते देख मोहसिन चौधरी ने हयात के चलते हाथों को थाम कर नरमी से अपने सीने में भींच लिया। आई लव यू चौधरी की जान, आई लव यू अनकंडीशनली। मेरा मकसद तुम्हें मजबूत बनाना था, ना कि तकलीफ़ देना, मगर मैं अनजाने में तुम्हें हर्ट कर चुका हूँ। प्लीज़ अपने चौधरी को माफ़ कर दो। तुमसे दूर कहाँ जाऊँगा यार, तुम्हारे बिना ये दुनिया कहाँ रास है इस चौधरी को। तुम्हारे जीने की वजह अगर मेरी मोहब्बत है, तो मेरे जीने की वजह तुमसे मोहब्बत करना है। माफ़ करो अपनी चौधरी को। हयात की सिसकियाँ भरते वजूद को खुद में छुपाते बोझे लहजे में सरगोशी करते हयात को बाहों में भरकर बैठकर रुक किया। हयात को बेड पर बिठाकर पानी का गिलास उठाकर हयात के होंठों से लगाया, जिसे हयात ने बुरी तरह झटक कर चेहरे का रुख फेर लिया, जिस पर मोहसिन चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। हयात का चेहरा नरमी से अपनी जानिब करके फिर से गिलास हयात के होंठों की जानिब किया, तो हयात ने इस दफ़ा मोहसिन चौधरी के हाथों से गिलास चपट कर नीचे फर्श पर फेंका। तो मोहसिन चौधरी ने हयात की हरकत पर सख्त नज़रों से हयात को देखा। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, आपके बगैर इससे ज़्यादा रोई हूँ मैं। तब तो किसी ने मुझे नहीं देखा, ना किसी ने पानी ही पिलाया। आपके जाने के बाद इतनी मजबूत हो गई थी कि रोकर खुद चुप कर जाती थी। इस पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे। हयात के चिल्लाकर कहने पर मोहसिन ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखों को एक लम्हे के लिए बंद करके खोला। क्यों रोई थी तुम? मर गया था क्या मैं? मायूं बैठी थी ना तुम, तो घर आकर क्या करता मैं? इस फजूल ड्रामे की क्या ज़रूरत थी? मोहसिन चौधरी के सर्दो सपाट लहजे पर हयात ने फटी फटी आंखों से मोहसिन चौधरी को देखा। वैसे भी अगर मेरे होते तुम रोती तो मैं बेवकूफ़ों की तरह पानी ना देता तुम्हें, बल्कि इस तरह तुम्हारी अटकती सांसों को खुद में कैद कर लेता। हयात के चेहरे पर झुक के सर लहजे में कहकर एकदम से बिना हयात को समझने का मौका दिए हयात के होंठों पर झुकाया, जबकि इस अचानक अफ्तार पर हयात हक दक्सी खुद हर पर झुके मोहसिन चौधरी को देख रही थी, जो आंखें बंद किए हयात के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरे अपनी तशनगी मिटाने में मसरूफ़ था, अपनी मनमानी करके। चौधरी पीछे हटा तो वो नज़रें हयात के खफा चेहरे पर गई। गुस्से की जगह खफा ने ले ली। मतलब मेरी मोटो की नाराज़गी ख़त्म। पहले पता होता तो इतना टाइम लड़ाई ज़ाया ही ना होता। आते ही तुम्हें किस। अभी मोहसिन चौधरी अपनी बात मुकम्मल करता कि हाथ ने घबरा कर अपना हाथ मोहसिन चौधरी के होंठों पर रख दिया। गाल, हया की लाली और मोहसिन चौधरी की गर्म सांसों की तपिश से दहक उठे थे। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब भी नाराज़ हूँ, हयात ने मुंह बसोर कर कहा। तो मोहसिन चौधरी ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। चलो थोड़ा सा, इतने में मान गई हो, बाकी कल मना लूँगा। हयात के हाथों में मोहब्बत से अपना लम्स छोड़ते हुए कहा। तो हयात ने नज़रें झुकाकर अपने हाथों को थामे मोहसिन चौधरी के हाथों पर टिका दी। मेरी पांडी, फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारे चौधरी का दिमाग ख़राब था, ऐसे ही बकवास कर दी। तुम अपनी बहन के साथ मिलकर अपने इन दिनों को अच्छे से एंजॉय करो। मेरी किसी फजूल बात को खुद पर सवार करने की ज़रूरत नहीं। समझ रही हो ना हयात मैं क्या कह रहा हूँ? आपा लोग चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आए। तुम सबके साथ एंजॉय करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। हयात के गाल को अपने अंगूठे से सुलाते मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तो हयात ने अपने लब कुचलते सरसपात में हिला दिया, जिसे देख मोहसिन चौधरी ने झुक कर अपना लम्स हयात के माथे पर छोड़ा। हयात के हाथों पर अपने हाथ से दबाव डालकर मुस्कुराती नज़रों से देखता कमरे से बाहर निकलता चला गया, जबकि हयात अपने हाथों पर अब भी मोहसिन चौधरी के पुरतपिश हाथों के लम्स को महसूस कर रही थी। आप कैसे इतनी बड़ी बात को फजूल कह सकते हैं? पहले इतनी आसानी से कह दी और अब इसे फजूल कह रहे हैं। मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूं और खुशियां मनाने बैठ जाऊं सब, जबकि मेरा दिल आपकी फ़िक्र में हलकान हो रहा है। नम लहजे में सरगोशी करते अपने हाथों से गजरे उतार कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिए, जबकि आंखों से भल भल बहते आंसू चेहरे को भगो चुके थे। हयात तरीम आपा के कहने पर थोड़ी देर रस्म करने आ तो गई थी, मगर फिर तबीयत खराबी का बहाना करके अंदर चली गई। वो मोहसिन की बात का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। अगर वो चाहता था कि वो इन चीज़ों का हिस्सा बने तो वो बन गई थी, मगर खुश होने पर उसका इख्तियार नहीं था। मगर अरूब की रस्म अभी जारी थी। सबसे बड़ा झटका तो अरूब को तब लगा जब गांव वालियों ने उससे पूछा कि वो अब पागल तो नहीं, इलाज ठीक से हो गया ना। तब अरूब ने फटी फटी आंखों से शाइस्ता बेगम को देखा।
जिस पर उन्होंने अरूप को मौसिम चौधरी की हरकत के बारे में बताया तो अरूप खून के घूंट भरकर रह गई। मेहंदी की रस्म का इंतजाम हवेली के सहन में खूबसूरती से किया गया था, मगर मर्दों के लिए अलग से इंतजाम डेरे पर किया गया था, जबकि सुमेर और सैफ हवेली के बाहर बैठे आते जाते लोगों पर नज़र रख रहे थे। बकौल उनके डेरे पर बैठे बुजुर्गों के साथ साथ उन्हें वहाँ के जानवरों से भी डर लगता है। सुमेर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब नज़र सामने उठी तो ठटक कर सुमेर ने देखा एक औरत अबाया पहने, चेहरे पर नकाब चढ़ाए सहज सहज कर चलती इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए आ रही थी। जो बात सुमेर को चौंकाने वाली थी वो थी इस औरत की हाइट, जो कि 6 फुट तक थी, जबकि गांव की दूसरी औरतें नज़र झुकाए नाक की सीध में चलती हवेली दाखिल हुई थी, जबकि ये औरत बेशर्मों की तरह इधर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए आ रही थी। मामू जान से मार देंगे, सुमेर औरतों पर गंदी नज़र डालने से मना किया उन्होंने। सैफ ने दांत पीसकर सुमेर के कान में कहा तो सुमेर ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। गंदी नहीं, शौक वाली नज़र है ये औरत, देखी मेरा मतलब कितनी अजीब है ना, सुमेर ने सरगोशी में कहा। तभी पास से गुजरते ईमान शाह ने, जो कि औरत का गेटअप लिए हुए था, हवेली के गेट के बाहर कुर्सी पर बैठे सुमेर की आंखों में अपनी उंगलियां मारी, जिस पर सुमेर तकलीफ से उछल पड़ा। हमारे यहाँ औरतों पर गंदी नज़र डालने वालों की आंखें ऐसे ही फोड़ी जाती हैं, खाली जनाना आवाज़ निकालते गुस्से से कहा और चपाक से हवेली में दाखिल हो गया, जबकि सुमेर तकलीफ से चिल्लाता अपनी आंखें लेकर वहीं बैठ गया। जबकि सुमेर के चिल्लाने पर सैफ के हाथ पांव फूल गए। मौसिम ने के गार्ड ने आगे बढ़कर सुमेर को उठाया और उसे चीख चीख कर रोते देख गाड़ी में डालकर दूसरी सिक्योरिटी गार्ड के साथ हॉस्पिटल भेज दिया, क्योंकि जब से वो यहाँ आए थे हवेली के अलावा पूरे गांव को अंदाज़ा हो गया था कि मच्छर के काटने पर भी जब तक उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता था तब तक उनकी चीखें बंद नहीं होती थी। ईमान शाह जैसे स्टेज के करीब आया तो रूप को देखते ही साकत सा हो गया, जो मेहंदी के पीले जूड़े में फूलों की ज्वेलरी पहने गालों और बाजुओं पर लगे उपटन में चमक रही थी, जिसे देख ईमान शाह ने अपने होंठ का किनारा दांतों तले दबाया। मेरा सरसों का फूल, सरगोशी से भी कम आवाज़ में कहकर बामुश्किल अपना कहका लगाया और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो औरतों को खाने में मसरूफ़ देखा। नूर बेगम, शाइस्ता बेगम, आपा लोग मेहमानों को खाना सर्व करने में मुलाजमाओं को गाइड कर रही थी, जबकि जिया एक साइड पर खड़ी अपनी सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ थी। तभी ईमान शाह आंखों में चमक लिए अरूप की जानिब बढ़ा, जो नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। अरूप के सामने घुटनों के बल बैठकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, जबकि एक औरत को अपने सामने यूँ बैठा देख अरूप अभी उन्हें टोकती कि ईमान शाह ने चेहरा उठाकर अरूप की तरफ देखा तो अरूप धक से रह गई। मान, सरगोशी में ईमान शाह को पुकारा तो ईमान शाह ने अपने दिल पर हाथ रखकर सर को खम दिया। मेहंदी की प्लेट से मेहंदी उठाकर अरूप की हथेली पर रखे पत्ते पर रखी, जबकि मुस्कुराती नजरें अरूप के चेहरे पर टिकी हुई थी और अरूप पलके झपकाए बगैर अपने दीवाने को देख रही थी। हंसी भी आ रही थी, मगर ईमान शाह की मोहब्बत देख खुद पर नाज भी हो रहा था। मिठाई का टुकड़ा अरूप के होंठों पर लगा तो अरूप ने होंठ वाक किए, जबकि ईमान शाह ने अपने अंगूठे के पोरों से अरूप के गुलाबी पड़ते होंठों को सुलाया तो अरूप के चेहरे में पल में गुलाल बिखरा। घबराकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा ना पाकर ईमान शाह की तरफ देखा, जो आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर लिए अरूप को ही देख रहा था। अपने हाथों में उपटन लगाकर अरूप के बाजुओं पर लगाना शुरू किया तो अरूप को अपने जिस्म में सनसनाहट सी महसूस हुई। अभी ईमान शाह कोई और हरकत करता, नूर बेगम को स्टेज की जानिब आता देख जल्दी से उठकर अरूप का चेहरा अपने हाथों में भरकर नकाब समेत अपने लब अरूप के माथे पर रखे बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार है मिसिस, बोझल से सरगोशी की और नूर बेगम के आने से पहले तेज़ तेज़ कदम लेता वहाँ से निकलता चला गया। हाय कैसी औरत है, मैं खाने के लिए पूछने आई और वह ऐसे ही चली गई, नूर बेगम ने तासुब से अरूप से कहा, जबकि उनकी बात पर अरूप का झुका सर मज़ीद झुकता चला गया। चूँकि निकाह और रुखसती सादगी से पहले हो चुकी थी और अब ये सब तो ख़ानदानी रस्मों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। पहले तो सब बड़ों ने दोबारा बारात और रुखसती का प्लान किया था, मगर मौसिम चौधरी ने मेहंदी की रात सबसे बात करके बारात और रुखसती वगैरह से मना करके डायरेक्ट वलीमा करने का कहा था, जिस पर सलाहुद्दीन साहब पहले तो भड़क उठे, मगर फिर मुकर्रम शाह और नूर बेगम ने कहा इसमें कोई बुराई नहीं, तो वो भी राज़ी हो गए। मगर मौसिम चौधरी की हठधर्मी पर उन्हें काफ़ी ताव आ रहा था। लाल हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, हर तरफ गुलाब और मोती के फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। चलो लड़कियों, दुल्हनों को बाहर ले आओ। सलाहुद्दीन साहब पहले बहुत गुस्सा है कि शाम का फंक्शन रख लिया, गांव वाले ने अपने घर भी जाना, दुल्हनों को तो छोड़ो, ये दुल्हे साहब भी अभी तक नहीं आए। तरीम ने माथे पर हाथ मारते जिया से कहा, जो मुंह बसोरे उनकी बातें सुन रही थी। पिंक कलर की घुटनों को छूती फिराक पहने, जिस पर गोल्डन काम हुआ था, ब्राउन लंबे बालों को स्ट्रेट करके कमर पर खुला छोड़े, लाइट मेकअप किए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ तो पार्टी मेकअप थोड़ी हो रहा है इन दोनों का, ब्राइड्स हैं और इन पर इतना टाइम ही लगता है। और हयात मामी तो रोई जा रही थी, इतनी मुश्किलों से उनका मेकअप हुआ है।
जिया ने मुंह बसोड़ कर कहा तो तरीम ने घूर कर अपनी बेटी को देखा। ठीक है, अब हटो पीछे, मुझे देखने दो कि कितना टाइम और लगेगा, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। तरीम आपा ने जिया को दरवाजे से हटाते हुए कहा। नहीं, आप नहीं जा सकते। रूप मामी का कहना है वो जब बिल्कुल रेडी हो जाए तभी उन्हें देखा जाए, इससे पहले कोई भी दोनों दुल्हनों को नहीं देख सकता। जिया ने अपने दोनों बाजू दरवाजे के गिर्द फैलाते नफ़ी में सर हिलाते कहा तो तरीम आपा ने उसे घूर कर देखा। बस 10 मिनट और लगेंगे, आप जाइए, मैं लेकर आ रही हूँ उन दोनों को। जिया ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो तरीम उसे गुस्से से देखकर वहाँ से चली गई। अपनी माँ को जाता देख जिया दोबारा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो साकत से रह गई। वो दोनों बहनें रूसी लिबास पहने पूर सजी आसमान से उतरी हुई लग रही थी। डीप रेड कलर के कामदार लहंगे में हाथों पर भर भर कर मोहसिन चौधरी के नाम की मेहंदी लगाए, बेशकीमती ज्वेलरी से आरास्ता, नफासत से किए गए मेकअप, खूबसूरत और ख़ास तौर पर होंठों पर मोहसिन चौधरी की फेवरेट कलर की ब्लड रेड लिपस्टिक लगाए। अपने भरे भरे वजूद के साथ जिया को तो सच में वो कोई परी ही लगी। जिया को वो बिल्कुल मोहसिन चौधरी की टक्कर की लगी। मोहसिन चौधरी अगर यूनानी हुस्न का देवता और शहजादों सी आन बान रखने वाला था तो हयात चौधरी भी आसमान से उतरी कोई नाजुक सी परी ही थी जिया की नज़र में। जबकि मैरून कामदार रूसी लिबास जेब तन किया, हाथों में यमान शाह के नाम की मेहंदी लगाए, पूर सजी अरूप शाह भी मुकाबिल को चारों खाने चत करने की सलाहियत रखती थी। ग्रे ग्रीन आंखें यमान शाह की मोहब्बत की चमक लिए हुई थी। होंठों पर यमान शाह का रद्द अमल सोचकर मुस्कुराहट सजी हुई थी। माशाल्लाह मामी, आप दोनों तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जिया ने आगे बढ़कर चेयर पर बैठी हयात को गले लगाते हुए कहा तो हयात ने बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। दिल न जाने क्यों इस कदर घबराहट का शिकार हो रहा था। नज़रें मोहसिन चौधरी को अपने सामने देखने के लिए तड़प रही थी। आप तो कमाल लग रही हैं, आज तो पक्का यमान मामू बुरी तरह आप पर फिदा होने वाले हैं। अरूप के गले लगते मुस्कुरा कर कहा तो अरूप का मध्यम दिलकश कहका गूंजा। यमान शाह की मोहब्बत, उसके साथ की खुशी अरूप शाह के अंग अंग से फूट रही थी। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। अरूप और हयात का हाथ थामते सच्चे दिल से कहा तो हयात ने बेसाख्ता आमीन कहा। जिया ने आगे बढ़कर रेड कलर नेट के दुपट्टे जिस पर गोल्डन कलर के गोटे से मोहसिन की दुल्हन और एक पर यमान की दुल्हन लिखा हुआ था, हयात और अरूप पर वो दुपट्टा डालकर घूंघट निकाला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो जिया ने जाकर दरवाज़ा खोला जहाँ इरम मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मेरी दोस्त तैयार हो गई? इरम ने खुशी से पूछा तो जिया ने इस बात में सर हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। हाय मैं सदके जाऊँ, माशाल्लाह मेरी दोस्त कितनी प्यारी लग रही है और आप भी प्यारी लग रही हैं, मगर मेरी हयात तो फिर मेरी दोस्त है ना। हयात को गले लगाते खुशी से चिल्लाते हुए कहा तो एक खूबसूरत मुस्कुराहट हयात के होंठों पर रेंगी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, इरम की तरफ देखकर हयात ने मध्यम आवाज़ में कहा, जो ब्लू और गुलाबी इम्तजाज के फिराक पहने, लाइट मेकअप किए, बालों की फ्रंट चुटिया किए, सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। चलो जी मेरी प्यारी दुल्हनों, आपके मियाँ लोग आ गए हैं और अब बाहर आप दोनों का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। जिया ने मोबाइल पर सैफ का मैसेज देखकर कहा तो इरम ने आगे बढ़कर हयात को कुर्सी से थाम कर खड़ा किया। जिया अरूप की जानिब बढ़ी और अरूप का हाथ थाम कर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। दुल्हनों को बाहर आता देख नूर बेगम और तहरीम हयात की जानिब बढ़ी, आरमीन और शाइस्ता बेगम अरूप की जानिब बढ़ी। हवेली में मर्दों का दाखिला तो ममनू था, फिर चाहे वो सलाउद्दीन साहिब के रिश्तेदार थे या मोहसिन चौधरी के दोस्त। मुकर्रम शाह और सलाउद्दीन साहिब के अलावा अगर हवेली में कोई मर्द थे तो वो थे लड़के नुमान लड़कियां, सुमैर और सैफ, जो कि गांव की औरतों की नज़र में औरतों से भी नाजुक मिजाज और शर्मीले थे। मोहसिन चौधरी ने तो उन्हें वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की, मगर गांव की बुजुर्ग और बड़ी उम्र की औरतें उन्हें घेर कर बैठी रही। कोई उन्हें अपना बेटा बना रही थी और कोई बेटी, और वो दोनों भी मोहसिन चौधरी के बकौल इंतहा के बेशरम थे, जो बेटी बनने का सुनकर ऐसे शर्माते कि मोहसिन चौधरी को देखकर शक होता कि ये वाकई उसके बांझे हैं या भांजियाँ। नूर बेगम और तरीम आपा का हाथ पकड़कर जैसे जैसे हयात आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। घबराहट के मारे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। पलकों की झालर उठाकर घूंघट की ओर से सामने देखा तो धक से रह गई। ब्लैक कलर की शेरवानी पहने, 6 फुट से निकलता कद, संजीदा चेहरा, मगर आंखों में खुशी की चमक लिए अपनी मर्दाना वजाहत से माहौल पर छाया मोहसिन चौधरी पल में हयात का दिल धड़का गया। मोहसिन का इरादा पैंट कोट पहनने का था, फिर वही देसी माएँ और बहनें। नूर बेगम का कहना था कि वह शेरवानी में मोहसिन चौधरी को दूल्हा बना देखना चाहती है। अभी मोहसिन कोई बहाना करता, इससे पहले ही तहरीम और आरमीन ने सामने शेरवानी रख दी, जिसे देख मोहसिन चौधरी गहरी सांस भरकर रह गया।
मौसिम चौधरी के जिस्म से आर पार होती नज़रें महसूस करके हयात की हथेलियाँ पसीने से तर हुई तो पाँव आगे बढ़ने से इनकारी होने लगे, मगर अपने कपाते जिस्म को वो बामुश्किल घसीट रही थी। अभी वो स्टेज से 5 कदम दूर ही थी कि मौसिम चौधरी मगरूराना चाल चलता स्टेज से नीचे उतरकर हयात की जानिब बढ़ा, जिसे देख मौसिम चौधरी की कज़न्स सुमैर, सैफ और जिया ने हूटिंग की तो नूर बेगम ने घूर कर उन्हें देखा। मौसिम चौधरी ने अपनी चौड़ी हथेली हयात के आगे फैलाई तो हयात ने तरीम और नूर बेगम का हाथ सख्ती से पकड़ लिया, जिसे महसूस करके नूर बेगम ने हयात का हाथ ज़बरदस्ती मौसिम चौधरी के हाथ में पकड़ाया, मगर हयात की हरकत मौसिम चौधरी की आंखों से मख्फी नहीं रह सकी, जिस पर मौसिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। मौसिम को पहले ही हयात पर बहुत गुस्सा था कि वह कल क्यों रस्म में नहीं बैठी। जब वो समझा गया था तो उसे समझना चाहिए था ना। खुद को भी तकलीफ दे रही थी और मौसिम चौधरी का दिल भी जला रही थी। हयात के हाथ को सख्ती से दबोचे पलटकर स्टेज की जानिब कदम बढ़ाए। अपने हाथ पर मौसिम चौधरी के हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस करके हयात को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। हयात को सोफे पर बिठाकर थोड़े से फासले पर खुद संजीदा चेहरा लिए बैठ गया तो हयात का दिल इस फासले पर तड़प गया। हाँ, वो चाहती थी कि वो लोगों के सामने बेबाकी का मुजाहरा ना करे, मगर अभी मौसिम चौधरी की नाराज़गी महसूस करके पहले से तड़पते दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। नजरें अपने हाथ की हथेली जहाँ मौसिम चौधरी का नाम पूरे हक से लिखे मौसिम चौधरी के नाम पर टिकाए अपने आंसुओं पर बामुश्किल बंद बांधा, जबकि अपनी तरफ आती अपनी ज़िंदगी, अपनी बचपन की मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी के कुल हासिल को देख यमान शाह की आंखें बेसाख्ता नम हुई। दिल एक अजीब से एहसास के तहत धड़का उठा। यमान शाह ब्लू पेंट कोट के साथ वाइट शर्ट पहने, ब्राउन बालों को सलीके से सेट किए, खड़ी मगरूर नाक, अनाबी लब जो मुस्कुराहट में ढले हुए थे, शहद रंग आंखें जो मोहब्बत को पा लेने की खुशी के एहसास से चमक रही थी। अरूप के घूंघट में कैद चेहरे पर टिकाए एक ट्रांस की कैफियत में स्टेज से उतरकर अरूप की जानिब बढ़ा। यमान शाह को देख आरमीन बेगम और शाइस्ता बेगम बेसाख्ता रुकी, जबकि यमान शाह नाक की सीध में ट्रांस की कैफियत में अरूप के सामने आकर खड़ा हुआ। यमान शाह की जज्बे लुटाती नजरें खुद पर पाकर अरूप ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर किया। तभी यमान शाह ने किसी को भी समझने का मौका दिए बगैर अरूप का घूंघट पढ़ दिया। अरूप का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर अपने लब अरूप के माथे पर रखे। यमान शाह की सरकत पर अरूप अपनी जगह पल के लिए साकत हो गई, आंखों की पुतलियां फैल गई। फटी फटी आंखों से अपनी जानिब जज्बे लुटाती नज़रों से देखते यमान शाह को देखा, जबकि इर्द गिर्द खड़ी गांव की कुछ औरतों ने इस खुलेआम मोहब्बत के मुजाहरे पर मुंह पर हाथ रख लिए, जबकि कुछ की दबी दबी हंसी गूंजी। तो नूर बेगम और शाइस्ता बेगम ने दांत खिचखिचाकर इस बेशरम को देखा। पुत्र तेरी ही है, हम कहीं लेकर नहीं भाग रहे। नूर बेगम की आवाज़ पर यमान शाह ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा सी हंसी हंसते बालों में हाथ फेर कर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर सुर्ख चेहरा लिए खुद को घूरती अरूप को देखा। बेशर्मों की तरह दांत निकालते अरूप का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ते स्टेज की जानिब कदम बढ़ाए। अरूप को सोफे पर बिठाकर खुद चिपकने के अंदाज में साथ बैठा तो अरूप ने सख्त नज़रों से यमान शाह को देखा, जो बालों में हाथ फेरता उन्हें सेट करते अरूप की घुड़ियों को नज़रअंदाज कर रहा था। जब अरूप ने घूरना बंद नहीं किया तो यमान शाह ने बिना देखे हाथ बढ़ाकर घूंघट फिर से अरूप के चेहरे पर पड़ दिया, जिसे देख मौसिम चौधरी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जबकि अरूप ने दांत पीसकर यमान शाह को देख सर झटका। मौसिम ने एक नज़र सर झुकाए बैठी हयात के से सकते वजूद पर डालकर सख्ती से अपने लब भिंचे ना महसूस अंदाज में थोड़े से फासले को समेटकर हयात के करीब हुआ। अपना बायां हाथ सोफे की पुश्त पर फैलाकर हयात को अपने हसार में लिया, जबकि अपना दायां हाथ हयात के हाथ को थामकर अपने होने का एहसास दिलाया। रोना बंद करो हयात, वरना मैं यहाँ ही तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। तुम्हें या किसी को कोई मसला हुआ तो वो मेरा सर दर्द नहीं है। यमान शाह अगर बेबाक है तो मैं तुम्हारे मामले में जुनूनी और हर हद को पार करने वाला हूँ। मैं बेबाक नहीं, बेबाकी की हर हद को पार करने वाला हूँ। तुम क्यों मेरा ये रूप सबके सामने देखना चाहती हो? मौसिम चौधरी की सर्दो सपाट आवाज़ हयात को अपने करीब सुनाई दी तो हयात को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, अपने हाथों पर लम्हा ब लम्हा बढ़ती। मौसिम चौधरी की गिरफ्त को महसूस करके हयात ने बामुश्किल सर इस्बात में लाया तो मौसिम चौधरी ने अपना हाथ सोफे की पुश्त से हटाकर बाएं हाथ से हयात के हाथ को थाम कर अपनी थाई पर रख लिया। मौसिम चौधरी की जानलेवा कुर्बत और इस बेबाकी पर हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। तभी वहाँ दूध पिलाई की रस्म शुरू हुई जो तरीम और आरमीन ने की थी, जबकि यमान शाह की रस्म जिया और इरम ने की थी, जिस पर दोनों ने बिना चूत चरा किए पैसे निकालकर उनकी हथेली पर रख दिए थे। खाना खाने के बाद मेहमान जाना शुरू हुए तो मौसिम ने सबसे पहले हयात को रूम में भेजा क्योंकि वह थक चुकी थी
और मोहसिन चौधरी जानता था कि दुल्हनें जितनी जल्दी कमरों में जाएंगी उतनी जल्दी ये सब गायब होंगे, क्योंकि आज मोहसिन चौधरी कोई भी लम्हा फजूल बातों में नहीं ज़ाया करना चाहता था। वो जल्दी से जल्द अपनी हयात के पास पहुंचकर उसे खुद में छुपाना चाहता था। अरूप को भी जब शाइस्ता बेगम वहाँ से ले गई तो मोहसिन चौधरी ने मुस्कुराकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अभी वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ता कि मोबाइल पर आने वाली कॉल को देख रुक गया। कॉल उठाकर मोहसिन चौधरी साइड पर गया तो यमान शाह ने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए आने वाले लम्हात को सोचते, हयात की नाराज़गी और शिकवे को सोचते, मोहसिन चौधरी सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही ऊपर पहुंचा तो आगे का मंजर देख ठटक कर रुका। पल में आंखों में गुस्से की सुर्खी उतरी, माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए, क्योंकि सामने हयात मैडम अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए और उसी लिबास में पूर सजी जिया और इरम के साथ मिलकर यमान शाह का रास्ता रोकने खड़ी थी। मान भाई, मैं इकलौती साली हूँ, आपकी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते आप, हयात की मुंह बसूर कर कहा तो यमान शाह ने बेचारगी से इस मासूम के साथ खड़ी दूसरी दो चुड़ैलों को देखा। इकलौती है मानता हूँ, मगर इस वक्त अकेली नहीं, दो पार्टनर साथ खड़े हैं आपके, मैं बिल्कुल नहीं रहा कुछ। यमान ने आंखें छोटी करके तीनों को घूरते हुए कहा। इससे पहले जिया लोग कोई बार करती, ये मोहसिन चौधरी की सख्त आवाज़ वहाँ गूंजी, जिसे सुन हयात ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली, जबकि जिया और इरम ने बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते मोहसिन चौधरी को देखा। दिमाग ख़राब है तुम दोनों का, खुद तो पागलों वाली हरकतें कर रही हो, साथ इसे भी मिला लिया, पता है ना उसकी तबीयत का, इसलिए जल्दी भेजा था मैंने कि आराम करने की बजाय ये हरकतें शुरू कर दो। तुम दोनों एक सेकंड में यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। हयात के कपकपाते वजूद पर नजरें गाड़े दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो हयात ने बेसाख्ता झरझरी ली। इससे पहले जिया और इरम भागती यमान शाह ने उन्हें रोक कर जेब से मुस्कुराते हुए छोटी सी नीले रंग की 2 डिबिया पकड़ाए, जिसपे गोल्ड के खूबसूरत इयररिंग्स थे। मैं तो मजाक कर रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि चौधरी जलाद आ जाएगा। जिया और इरम को डबिया थमाते हुए कहा तो इन दोनों ने खुशी से मुस्कुराकर यमान शाह को देखा। इससे पहले मोहसिन चौधरी फिर से उन्हें डांटता, जिया और इरम वहाँ से भागना ही बेहतर समझा, जबकि हयात नज़रें झुकाए ज़मीन को घूरने में मसरूफ़ थी। आपने मुझे कुछ नहीं दिया यमान भाई, हयात ने डुबडुबाई नज़रों से यमान शाह को देखते नम लहजे में कहा तो यमान शाह ने मुस्कुराकर हयात को देखा। मैंने सोचा अपनी प्यारी सी बहन प्लस भाभी को अपनी बेगम के साथ शॉपिंग पर ले जाऊंगा ताकि वो अपनी पसंद का कुछ ले ले, मगर अभी भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आफ्टर ऑल इस वक्त मेरी साली सामने खड़ी है, यमान शाह ने मुस्कुरा कर कहा और कोट की अंदरूनी जेब से न्यू मोबाइल निकाला जिसके गिर्द पिंक कलर का रिबन लगा हुआ था। ये मेरी तरफ से, इसका बॉक्स वगैरह सब कुछ मेरे पास पड़ा है, वो सुबह दे दूंगा, क्योंकि बॉक्स पॉकेट में फिट नहीं होना था इसीलिए। हयात की जानिब मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। हयात की तो जैसे मानो बरसों पुरानी मुराद पूरी होगी। थैंक यू सो मच भाई, यू आर दी वर्ल्ड बेस्ट भाई। हाय मेरा अपना मोबाइल, मोहसिन चौधरी की ज़ात को यकसर नज़रअंदाज करते खुशी से चिल्लाते हुए कहा। तो मुझे इजाज़त है अब, यमान शाह के पूछने पर हयात ने इस बात में सर हिलाकर दरवाजे से पीछे हट गई तो यमान शाह ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखे। हयात जो इश्तियाक से अपना मोबाइल ऑन करके देखती इर्द गिर्द को फरामोश कर चुकी थी, खुद पर सुलगती नज़रों की तपिश महसूस करके सामने देखा तो दग से रह गई, जहाँ मोहसिन चौधरी अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे खूनख्वार नज़रों से हयात को देख रहा था। जब मोहसिन चौधरी को देख हयात को अपने गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम होती महसूस हुई। तभी मोहसिन चौधरी मजबूत कदम लेता हयात की जानिब बढ़ा, जिस पर हयात ने बेसाख्ता कदम पीछे लिए तो यमान शाह के रूम के बंद दरवाजे से जा टकराए। मोहसिन ने सख्त नज़रों से हयात को घूरते अपने बाहों में उठाया तो हयात ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। हयात को लाकर नरमी से बेड पर बिठाकर हयात के पाँव जूते से आज़ाद किए। पाँव पर सूजन और सुर्खी देख मोहसिन चौधरी ने सख्ती से अपने लब भींचे। मुझे तो कभी ऐसे इजहार मोहब्बत आज तक नहीं किया जैसे इस कल के बने भाई से किया। सर नज़रों से हयात को घूरते हुए दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो हयात ने सहमी नज़रों से मोहसिन चौधरी को देखा। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है तो बस खुशी से मुंह से निकल गया। नज़रें अपने हाथों पर टिकाए मुनमुनाकर कहा तो मोहसिन ने कीना तोज नज़रों से हयात को घूरा। इस खबीस शख्स ने मामूली सा मोबाइल दिया तो खुशी बर्दाश्त से बाहर हो रही है और मैंने तो अपना आप तुम्हें दे दिया है, मगर मेरे लिए तो एक लफ्ज़ नहीं निकलता इस ज़बान से। मोहसिन चौधरी ने अंगारे चबाते हुए कहा तो हयात ने अपने सर को झुका लिया। खड़े होकर शेरवानी उतारकर सोफे पर उछाली, कुर्ते के बाजू कूनियों तक फोल्ड करके गहरी निगाह हयात के झुके सर पर डालकर कदम वाशरूम की जानिब बढ़ाए। हयात ने नज़रें उठाकर वाशरूम के खुले दरवाजे को देखा, जहां मोहसिन चौधरी अभी गायब हुआ था। पूरी तरह अपने लब को चलते फरार का रास्ता सोचा। जब कुछ समझ न आया तो घूंघट निकाल कर नज़रें झुकाकर बैठ गई। हाथ पाँव मोहसिन चौधरी के गुस्से का सोचकर बुरी तरह कपकपाने लगे। तभी मोहसिन चौधरी हाथ में मिनी टॉवल थामे बाहर आया तो हयात को देख गहरी सांस फंसा के सुपुर्द की। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर हयात का पाँव उस
घुटने पर रखा तो हयात ने तड़प कर मौसिम चौधरी को देखा और अपना पाँव छुड़वाना चाहा, जिस पर मौसिम चौधरी ने अपनी सख्त गिरफ्त कर दी। कमरे की मायनी खेज खुशबू में खामोशी में हयात की चूड़ियों और पाँव में पहनी पायल का खूबसूरत साज गूंज रहा था। नीम गर्म पानी से भिगोए टॉवल से हयात के दोनों पाँव अच्छे से साफ करके वॉशरूम का रुख किया। मौसिम बाहर आया तो हयात को अनूस उसी पोजीशन में बैठे देख अपनी घड़ी उतार कर साइड पर रखी और कदम हयात की जाने बढ़ाए, बिना हयात को समझने का मौका दिए। हयात को बाहों में भरकर कदम ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ाए। हयात को टेबल पर बिठाकर अपने दोनों हाथ हयात के इर्द गिर्द टिकाए। तुम्हें पता है हयात कि तुम्हें इस तरह खुद के लिए पूर सजे देखना मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी। तुम्हें अपनी बीवी बनाना ये मेरी मोहब्बत का हक था कि मैं इस मोहब्बत को एक हलाल रिश्ते का नाम दूं, मगर तुम्हें इस रूप में देखना मेरा हक था। तुम्हें ज़रा भी मेरी तड़प का अंदाज़ा नहीं है जाना कि अपने इस हक के लिए मौसिम चौधरी कितना तड़पा है। नज़रें हयात के मेहंदी से सजे कपकपाते हाथों पर टिकाए बोझल लहजे में चीखवा किया तो हयात ने बुरी तरह अपने लब कुचल डाले। हयात को गहरी नज़रों से देखते मौसिम चौधरी ने घूंघट पलटा तो कुछ पल के लिए साकत सा रह गया। नज़रें माथे पर लगी बिंदिया से होती ग्रे ग्रीन आंखों पर आन ठहरी जो इस वक्त झुकी हुई थी, लंबी खमगादार पलकों से सिरकती। नज़रें नाक में पहनी नथ पर रुकी तो मौसिम चौधरी को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। आंखों में खुमार की सुर्खी उतरी और गले में कांटे से चुभते महसूस हुए। नज़रें कपकपाते सुर्ख होंठों पर आए तो मौसिम चौधरी बेबस होता हयात के चेहरे को अपने हाथों में भरता, हयात के चेहरे पर झुका। शिद्दत भरा लम्स हयात के फूले गालों पर जब्त करते हयात को खुद में भेंच लिया, जबकि मौसिम चौधरी की सख्त गिरफ्त पर हयात को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। मौसिम चौधरी ने पीछे होकर नरमी से हयात के सर से लहंगे का दुपट्टा और घूंघट उतार कर सोफे पर उछाला, जबकि नज़रें इस दौरान हयात के हौले हौले कपकपाते वजूद पर टिकी हुई थी। हाथ हयात की पुश्त पर ले जाकर जूड़े में बंधे बालों को खोलकर पुश्त पर बिखेरा तो हयात ने टेबल के किनारों को सख्ती से थाम लिया। अपने चेहरे और गर्दन पर मौसिम चौधरी की सांसों की तपिश महसूस करके जान लबों पर महसूस हुई। हयात के माथे से बिंदिया उतार कर अपना सुलगता लम्स वहाँ छोड़ा तो हयात ने तड़प कर मौसिम चौधरी का कॉलर दबोचा, जिस पर मौसिम चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हयात की उंगलियों को होंठों से छूकर अंगूठियां उतार कर टेबल पर रखी। अपना दायां बाजू हयात की गर्दन के गिर्द लपेट कर अपना दहकता लम्स हयात के कान की लो पर छोड़ा। गले में पहने खूबसूरत डायमंड के हार को उतार कर साइड पर रखा तो नजरें सुर्ख होते गर्दन पर गई। मेरे लिए सजना संवरना अगर तुम्हारे लिए मामूली सी भी तकलीफ का बायस बनता है तो कसम ले लो मैं ये ख्वाहिश कभी दोबारा नहीं करूँगा। मेरे लिए तो तुम सादगी में भी इस कदर दिलकश और खूबसूरत हो कि मौसिम चौधरी को तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारे अलावा दुनिया की कोई खूबसूरती आंखों को भाती ही नहीं। हयात की गर्दन पर पड़े सुर्ख निशानों को अपने अंगूठों से सुलाते हुए कहा तो हयात ने नम नज़रों से मौसिम चौधरी को देखा। बहुत गुस्सा था तुम पर कि कल क्यों रस्म छोड़कर चली गई, क्यों रोकर खुद को तकलीफ दे रही हो, क्यों आज मेरे हाथ बढ़ाने पर तुमने इनकार करने की कोशिश की। तुमसे नाराज़ होने तुम्हें सज़ा देने का सोच कर बैठा था, मगर जब खुद को तुम्हारी जगह रख कर सोचा तो मेरी रूह तक कांप गई। तुम अगर मुझसे दूर जाने का कहो, अपने बाद सब्र करने और मजबूत बनने का कहो तो आई स्वेयर चौधरी की जान में इस बात पर तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा देता। हयात की नम आंखों को नरमी से छूकर शिद्दत भरे लहजे में कहा, कानों से इयरिंग्स उतार कर साइड पर रखे, अपने हाथों की उंगलियां हयात की उंगलियां सुलझा कर हाथ अपने सीने पर रख लिए। तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसके लिए और जिस पर मौसिम चौधरी सब्र नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों पर कभी सब्र नहीं आता। लोग जो कह देते हैं कि यह हमारे नसीब में नहीं था इसीलिए नहीं मिला, तो मेरा मानना है कि जब वो लोग किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो इनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि ये ना हुआ तो कुछ नहीं होता। ये तो नसीब की बात है। उनका दिल और ज़मीर जानता है कि वो इस बात पर सब्र कर लेंगे और फिर वो मोहब्बत या चीज़ किसी बेसब्रे का नसीब बन जाती है, क्योंकि जिससे आपको सच्ची मोहब्बत हो या जिस चीज़ के लिए आपके दिल में तड़प हो, उनके बिछड़ जाने या ना मिलने पर कभी सब्र नहीं आता, फिर कोई हौसला कोई दिलासा काम नहीं आता। जो लोग कहते हैं हम महबूब की खुशी में खुश हैं तो झूठ बोलते हैं। आप आशिक हो और महबूब को किसी और के पास देखकर खुश हो जाएं, ये तो नामुमकिन है। महबूब को किसी और के साथ तसव्वुर करना भी सुहाने रूह होता है, कुजा के किसी और के साथ खुश देखना। मैं जितना भी मजबूत क्यों ना हो जाऊं, तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखता, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने, तुमसे बेरुखी बरतने का हौसला नहीं है मुझ में। तुम समझ रही हो ना हयात, बहुत मेहनत कर मोहब्बत करता हूं तुमसे।
मेरी मोहब्बत का हर लफ्ज़ और मोहब्बत भरा लम्स सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा दिल और वजूद तुम्हारी मलकियत है। मैं कभी नाराज़ हो भी जाऊँ तो पूरे हक से मेरे करीब आना और मुझे अपनी ज़ात में गुम करके सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देना, जैसे अभी कर रही हूँ। हयात के गाल से अपने गाल रब करते खुमार आलूद लहजे में सरगोशी की। अपने चेहरे पर मौसम चौधरी की दाढ़ी की जुबन और गर्म सांसों की तपिश महसूस करके हयात ने अपनी बाहों को मौसम चौधरी के गर्दन के गिर्द लपेट लिया। आप कहीं जाएंगे तो नहीं मुझे छोड़कर सम। आपकी बातों ने मुझे डरा दिया था, मगर आप भी सुन लें, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। अगर कहीं गए तो मैं वो सब कुछ करूँगी जिस पर आपको गुस्सा आता था, जिससे आप मना करते थे। बाल भी खुले छोड़ूंगी और दुपट्टा भी गले में लूँगी और इमली चूरन चिप्स सब कुछ खाऊंगी और आपकी बेटी का ख्याल भी नहीं रखूँगी। अब तो ईमान भाई ने भी मोबाइल दे दिया, दिन रात उसे इस्तेमाल करूँगी। हयात ने मुंह बसोर कर कहा तो मोहसिन चौधरी ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हयात को उठाकर बेड पर लिटाया और खुद गहरी घटा की तरह हयात पर झुकाया। नाक से नथ उतारकर साइड टेबल पर रखी और अपना सुलगता लम्स हयात की नाक पर रखा। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी चौधरी की जान, इसीलिए ये फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं। हयात की नाक को दबाते हुए शोख लहजे में कहा तो हयात ने मुंह बसोर कर मोहसिन चौधरी को देखा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, नाम सोचा मेरे लिए? मैंने तो बहुत से और सोच लिए हैं, जैसे इस रेड जोड़े में पूरी स्ट्रॉबेरी लग रही हो। दिल कर रहा है एक ही बार में सारी को खा जाओ। हयात के फूले फूले गालों को खींचते हुए कहा तो हयात ने बामुश्किल अपने गाल मोहसिन चौधरी की जारहाना गिरफ्त से छुड़वा कर सुलाए। जी बिल्कुल, मैंने भी सोचे हैं। हिटलर, जलाद, सफ़ेद भूत, मेरा खून चूसने वाला वैम्पायर, राक्षस। हयात ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी ने घूर कर हयात को देखा। और तुम्हें पता है ये जिनके नाम तुम गिन रही हो वो किस कदर ख़तरनाक होते हैं, और अंदाज़ा भी है कि ये वैम्पायर किस तरह खून पीते हैं। ये बस नाम ही सुना है। चलो अब तुम इतने खूबसूरत अलकाबात से नवाज ही चुकी हो तो सबका इंट्रो करवा ही देता हूँ तुमसे। हयात के निचले ऊँट पर अपना अंगूठा फेरते सरसराते लहजे में कहा तो हयात ने घबरा कर मोहसिन चौधरी को देखा, जो पूरे इसरार आंखों से हयात को देखता एक झटके में हयात की कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर तकिए पर लगाकर हयात के होंठों पर झुका था। मोहसिन चौधरी की जारहाना गिरफ्त पर हयात बस फड़फड़ा कर रह गई। अभी मोहसिन चौधरी इन नाजुक गुलाब सी पंखड़ियों को महसूस भी नहीं कर पाया था कि मोबाइल पर होती रिंग को सुन झटके से हयात से पीछे हटा। अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकालकर कान से लगातार ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया, जबकि हयात हक दक सी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। मोहसिन चौधरी को गए काफ़ी वक्त गुजर गया तो हयात परेशानी से बेड से नीचे उतरी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा नॉक किया मगर कोई जवाब ना आया। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला तो अपने सामने मोहसिन चौधरी को देखा, जो रेड चेक वाली शर्ट जिस पर ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई थी, साथ ब्लैक पैंट और ब्लैक की लेदर की जैकेट पहने खड़ा था, जिसे देख हयात हटकी। मोहसिन चौधरी की पीठ पर बैग देख हयात का दिल बेसाख्ता धड़का। कहाँ जा रहे हैं आप सम? ये बैग क्यों लिया है आपने? आगे बढ़कर मोहसिन चौधरी का कॉलर थामकर हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी ने बेबसी से अपने हवालों में हाथ फेरा। मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया हयात, उसे ज़रूरत है मेरी, जल्द लौट आऊँगा। हयात को कंधों से थाम कर नरम लहजे में कहा तो हयात ने बुरी तरह मोहसिन चौधरी के हाथ झटके, जिस पर मोहसिन चौधरी ने जबड़े भेजकर अपने इख्तियार पर काबू पाया। सिर्फ आप तो उसके दोस्त नहीं होंगे, आपका जाना इस कदर ज़रूरी नहीं है सम। मुझे ज़रूरत है आपकी, मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अपने किसी गार्ड को भेज दें, मगर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, आज नहीं सम। मेरा दिल पहले ही बहुत से वसवसों का शिकार है, आज मत जाइए, कल चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगी, मगर मुझे आज छोड़कर मत जाइए। मोहसिन चौधरी के सीने पर सर टिकाए सिसकियों से रोते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी ने एक बेबस कर भरी निगाह अपने सीने से लगी अपनी ज़िंदगी को देखा। तुम तो मेरी बहादुर शेरनी हो ना, अपने सम को समझती भी हो ना। मुझे समझो यार, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसने मुझसे मदद मांगी है। देखो ना, माँ जी भी तो कहती हैं जो मदद मांगे उसे इनकार ना करो, हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश करो। मैं जल्द लौट आऊँगा। हयात को कंधों से थाम कर अपने सामने करते बहलाते हुए नरम लहजे में कहा तो हयात ने शिकवा कुना नम नज़रों से मोहसिन चौधरी को देखा, जो हयात के देखने पर नज़रें चुराता साइड से गुजरता आगे बढ़ गया था। अगर एक पल भी मोहसिन चौधरी वहाँ रुकता तो उसे यकीन था कि वह हयात के आगे झुक जाता, शायद वो जा ना पाता। सम मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा तो मोहसिन चौधरी का कदम बेसाख्ता रुके। तभी हयात ने आगे बढ़कर मोहसिन चौधरी के बाजू को थाम कर रुख अपनी जानिब किया, अपने पाँव मोहसिन चौधरी के पाँव पर रख कर बाजू मोहसिन चौधरी की गर्दन के गिर्द हायल करके अपने होंठ मोहसिन चौधरी के होंठ पर सब्त कर दिए। हयात की सरकत पर मोहसिन चौधरी साकत सा हो गया। दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि मोहसिन चौधरी को उसकी गूंज अपने कानों में सुनाई दी। अपने होंठों पर हयात के नरम होंठों का लम्स, नरम गरम लम्स और बालों में सुकून पहुंचाती हयात की रिंगती उंगलियों का लम्स महसूस करके मोहसिन चौधरी को हयात को छोड़कर जाना जानलेवा साबित हो रहा था।
मेरे पास रहिए सब, प्लीज़ मत जाइए। आज रात मेरी मान लें, मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझकर। मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ सब, ना जाइए प्लीज़। मोहसिन चौधरी की थोड़ी पर सर टिकाए नम लहजे में सरगोशी की तो मोहसिन ने तड़प कर हयात को देखा। आज के लिए मुझे माफ़ कर दो सम की जान। इसके बाद हर रात और दिन का आगाज़ तुम्हारी कुर्बत में ही होगा। मेरा इंतज़ार करना। हयात को खुद से ज़बरदस्ती पीछे करते एक गहरी निगाह हयात के बिलखते वजूद पर डालकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकलता चला गया। जबकि हयात साकित नज़रों से खुद से दूर जाते मोहसिन चौधरी को देखती रह गई। आंखों से न जाने कितने मोती बेमोल होकर रुखसार पर बह गए। हयात ट्रांस सी कैफियत में आगे बढ़ी, दरवाज़ा बंद करके अपना सर दरवाजे से टकराती नीचे बैठती चली गई। तो ये है इसकी 5वीं किस्त और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।